तो वेलकम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो वर्नर्स थ्योरी हमको क्या बताता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक मेटल के पास ना दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम 1 डिग्री से नोट करते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो देखो, याद रखना, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो हमको मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। क्या क्या बोला मैंने? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। दूसरी बात, अब मैं आपको कैसे प्रूव करूं कि मतलब ये कैसे हम मतलब फाइंड आउट करें कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सा है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा है, वो अब हम समझेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जस्ट इसके पीछे वाले चिट में ही। बस इतना समझो कि ये जो CONH36Cl3 जो आपको दिया हुआ है, ये जो चीज़ है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे। तो पहले तो बोला है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला बहुत ही सिंपल है। ये जो Cl3 है ना, इसको जब आप यहाँ से हटाओगे, इस कॉम्प्लेक्स से हटाओगे, तो Cl खुद कितना चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और है कितने क्लोरीन? 3 है। तो मतलब 3 जो है वो निकल जाएंगे, 3 Cl माइनस जो है वो निकल जाएंगे। तो अगर 3 Cl माइनस यहाँ से निकल गया तो बचेगा क्या? 3 तो 3 पॉजिटिव यहाँ पे रह जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो 3 पॉजिटिव रह गए, अब मेरे को क्या निकालना है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अब मुझे बताओ, अब ये जो है इसमें से बताओ मुझे मेटल कौन सा है। देखो, मेटल जो है ना इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, वो होगा सेंट्रल वाला एटम, जो कि होगा हमारा CO, ठीक है ना। CO मतलब कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो है यहाँ पे मेटल है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकाल पाए तो वही उसका प्राइमरी वैलेंसी होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, NH3 में जो चार्ज होता है ना, वो कितना होता है? 0 होता है। तो NH3 का अगर चार्ज 0 होता है तो CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो डायरेक्टली +3 हो जाएगा। तो CO का अगर चार्ज +3 है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको, ये जो 6 लिखा हुआ है ना इधर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई हमारी? 6 हो गई। अब आपको इजीली आई थिंक फाइंड आउट करना आ गया होगा कि किस तरह से हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर मैं आगे जो भी चर्चाएं करूंगी उसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है, मतलब कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि ये M, जो कि मैंने कोबाल्ट बोला था अभी इससे पहले, वो क्या चीज़ थी? वो थी मेटल का। वो क्या था? वो मेटल था। अच्छा, अब ये क्या है फिर? ये Ln। L मतलब है लिगैंड, इसलिए मेटल को मैंने M से रिप्रेजेंट किया है, L को मैंने लिगैंड को मैंने L से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? N अभी जो मैंने बताया आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखा है। M का मतलब क्या? मेटल। L का मतलब क्या? लिगैंड। N का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये X क्या था? ये बाहर था हमारा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आयनाइजेशन स्पेयर भी बोल सकते हैं। दूसरा, ये पूरा का पूरा डब्बा था जो मैंने Cl3 यहाँ पे बताया था आपको, वो चीज़ क्या था? वो पूरा का पूरा आयनाइजेशन स्पेयर, जो कि हमको आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात करता है कि वो मेटल में कितने, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज यहाँ पे क्रिएट करके देगा ना, वो चीज़ जो है वो आयनाइजेशन स्पेयर बोलता है। अच्छा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। यही कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर जो चार्ज लगा रहता है, उसी के थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, वो आपको भी पता है। अच्छा, तो इससे आपको एक चीज़ तो कंक्लूड करना आ ही गया होगा कि जो आयनाइजेशन स्पेयर होता है ना, मतलब कि ये वाला, ये आपको क्या बताता है? ये आपको प्राइमरी वैलेंसी बताने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, अभी आपको मैंने बताया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब ये पूरा का पूरा है, ये जो ये ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपको किसके बारे में बताएगा? एक तो उसके अंदर क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आपको क्या बताएगा? जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी को तो बता ही देगा, और प्राइमरी वैलेंसी तो आपको इसके ऊपर चार्ज से ही पता चल जाएगा। तो ये आपको दोनों के दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करने की क्या करती है? दम रखती है। तो एकदम रखता है। अच्छा, आगे बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं ना, वो आयनाइजेबल होते हैं। अभी मैंने आपको बात करी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किससे कनेक्टेड होता है? आयनाइजेशन से कनेक्टेड होता है। तो वो क्या तो आगे चल के आपको एक और चीज़ दिखेगी कि वो नॉन डायरेक्शनल रहता है। याद रखना, आयनाइजेशन
आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल, नॉन आयनाइजेबल जो है वो क्या है, डायरेक्शनल है। मतलब ऐसे याद रखो कि जो आयनाइज कर सकता है वो डायरेक्शनल नहीं होता, जो नॉन आयनाइज कर सकता है वो डायरेक्शनल होता है। समझ में आया? ऐसे आप याद रख सकते हो। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो था वो कोऑर्डिनेशन नंबर था, और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चार्ज नहीं, तो वो आयनाइजेबल कैसे ही हो सकता है, तो वो नॉन आयनाइजेबल है, और जो नॉन आयनाइजेबल है वो क्या है, डायरेक्शनल है। ऐसे आप याद रख सकते हो। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट है कंडक्टेंस, जो कि नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो आपके पास मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप तोड़ोगे तो एक 3Cl माइनस निकल गया और यहाँ पे 3+ रह गया। ये तो शायद मैंने पुराना पिछला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है शायद, तो वही चीज़ है। तो इसमें आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसका है, वो आपको कैसे पता चलेगा। देखो, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। ये जो कोफिशिएंट है दोनों का, उस दोनों के कोफिशिएंट में आपको कितने आयंस दिख रहे हैं, कितने आयंस दिख रहे हैं। इससे आपको कोफिशिएंट से आपको 4 आयंस दिखेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कितने कोफिशिएंट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक कोफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ पे एक कोफिशिएंट दिख रहा है कि नहीं? तो इससे आपको क्या पता चला, इस पे कितने आयंस होंगे, इसमें 2 आयंस होंगे। समझ में आया आपको? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको एक चीज पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। अच्छा, लिगेंड्स को है ना आप किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, चार्ज लिगेंड्स के और बॉन्डिंग लिगेंड्स के। ठीक है, तो चार्ज लिगैंड और बॉन्डिंग लिगैंड, इन दोनों तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। अच्छा, चार्ज लिगैंड्स कौन से होते हैं, ऐसे लिगैंड्स लिगैंड्स अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वापस देख लो। लिगैंड्स इसको बोलते हैं जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया, मतलब जो मेटल के साथ जो इसे ब्रैकेट में रहते हैं। समझ में आया? इनको लिगैंड्स बोलते हैं। तो चलो समझो, अब लिगैंड्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अच्छा, तो बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स, जो कि Cl माइनस, OH माइनस, O2 माइनस ऐसे टाइप के होते हैं। ठीक है ना, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एक बार मतलब याद रखना। ठीक है ना, जैसे लोगों को ऐसे चेहरा दिखाया जाता है ना फोटो में कि ये क्रिमिनल की शक्ल है, बस इसको याद रखना कि अगर ऐसा शक्ल दिख जाए तो ऐसे लोगों को पकड़ लेना, मतलब ऐसे मतलब आपको बता रही हूँ। तो इसको सीरियसली मत ले लेना। चलो अब समझो इसको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के, जो कि है NO+। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल का याद रखना, NH3, H2O, CO, PR3। ये PR3 है ना, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। आपको पहले ही बता दूं, जो सारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ना, इनका जो चार्ज होता है ये 0 रहता है। तो ये अगर आपको लिगेंड्स में दिख जाए कहीं पे, ऐसे NH3 दिख जाए, CO दिख जाए, H2O दिख जाए, PR3 दिख जाए, और तब आपको जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोले ना, तो इसको 0 मान के चलना। वेयरएज इसको क्या है, इसके ऊपर जितने चार्ज दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे -1 दिख रहा है, तो इसको -1 लेके चलना है। आपको पता ही है कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, तो वो चीज़ है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसको -1 कंसिडर करना पड़ता है आपको। ऑक्सीजन में -2 आपको कंसिडर करना पड़ता है। आई थिंक आपको मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा किस तरह से मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ तक आ गए हो तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं। तो चलो आगे बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। ठीक है ना, तो लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी भी आप क्लासीफाई कर सकते हो, जो कि 2 तरीके का होता है। एक होता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ऐसे टाइप के, और दूसरा होता है एम्बीडेंटेट। तो पहले आप समझ लो मोनोडेंटेट कौन से होते हैं। मोनोडेंटेट पता है कैसे होते हैं? पहले तो आप डेंसिटी को समझ लो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो कितने डोनर एटम है जो कि मेटल के साथ अटैच्ड है, उनको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मतलब कितने सारे डोनर एटम है। ये देखो यहाँ पे NH3 गिवन है, तो ये जो है कनेक्टेड, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से, हाँ देखो, ये जो NH3 है, ये जो CO के साथ कनेक्ट होगा, तो ये कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है, ये NH3 ये बस एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो इसका जो डेंसिटी है ना, ये 1 ही है। ठीक है ना, आपको ये वाला NH3 नहीं देखना, ये इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। अभी बस इतना समझ लो कि कितने डोनर एटम्स जो है वो मेटल के साथ कनेक्टेड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अगर 6 दिया हुआ है तो मतलब यहाँ पे इसकी डेंसिटी 6 हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही मैं। एक मेटल एटम कितनी तरीके से उस मेटल एटम के साथ अटैच रह सकता है, वो जो चीज़ है वो बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, एक और बात याद रखना इधर, जैसे कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट होता है, वैसे ही एक और चीज़ होती है, वो होती है पॉलीडेंटेट, या फिर टेट्राइडेंटेट से भी बहुत ज़्यादा डेंसिटी अगर किसी की होती है, तो वो
ईडीटीए की होती है। क्यों? क्योंकि ईडीटीए में डेंसिटी कितनी होती है? 6 होती है। हमेशा याद रखना है। ईडीटीए का एक स्ट्रक्चर भी है मेरे पास, 1 मिनट मैं थोड़ा-सा आपको पीछे दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये हमारे पास डेंसिटी का स्ट्रक्चर है। तो ये देखो, ये है ईडीटीए का स्ट्रक्चर जो कि हेक्साडेंटेड होता है। क्या होता है? हेक्साडेंटेड, मतलब इसमें बहुत सारी डेंसिटी है, मतलब 6 डेंसिटी है। हेक्सा मतलब 6। अच्छा देखो, ये मेटल है, मेटल के साथ ये एक ईडीटीए का स्ट्रक्चर कितनी तरीके से जुड़ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 तरीके से जुड़ सकता है, तो वो हेक्साडेंटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि 6 ईडीटीए होना चाहिए, नहीं, 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 एक ईडीटीए कितनी तरीके से मेटल के साथ अटैच रह सकते हैं। अच्छा, ये किस-किस के साथ अटैच्ड है? एक तो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, एक तो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, एक और ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी वैसा ही सिलसिला है। तो इस तरीके से उसका अटैचमेंट है, याद रखना इसको, ठीक है ना? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखिए, तो आगे आपको दिखेगा कि मोनोडेंटेट मतलब अ, एक ही तरीके से अटैच रहना, मतलब कि जैसे कि ये NH3 जो है वो CO के साथ एक ही बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, मतलब N ही बस शेयर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? N ही अपना बॉन्डिंग जो है वो शेयरिंग कर रहा है। और वहाँ पे आपने क्या देखा? N भी कर रहा था, 2-2 N कर रहे थे, 2-2 ऑक्सीजन भी कर रहे थे, है ना? वो जो चीज़ है वो चीज़ वहाँ पे आपको दिख रहा था। तो चलो अब बात करते हैं ईडीटीए 4 माइनस की। देखो, नॉर्मली ईडीटीए जो है वो 4 नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट होता है, तभी जाके उसकी डेंसिटी 6 होती है। लेकिन अगर उसमें हम एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो उसमें से नेगेटिव चार्ज में से एक घट जाएगा, है ना? तो -4 + 1 कर दो, मतलब -3, है ना? तो इस तरह से जब आप ऑन एडिंग हाइड्रोजन्स, आपका क्या होगा? डेंसिटी भी कम होता रहेगा। क्यों कम होता रहेगा? क्योंकि अगर आप उसका हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो उसकी जो डोनर डेंसिटी है, वो उसमें जो हम डोनेट कर रहे थे, वो जो COO माइनस आपको दिख रहा था ना, उसमें एक हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे, अब वो O- जो डोनेट कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना दोस्त। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं एम्बीडेंटेट के बारे में। एम्बीडेंटेट के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा अलग से लिखा है, सो दैट ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रटी रहे, क्योंकि इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देख लो, एम्बीडेंटेट जो होते हैं वो मोनोडेंटेट लिगैंड ही होते हैं। क्या होते हैं? वो मोनोडेंटेट लिगैंड ही होते हैं, पर वो एक से ज़्यादा तरीके से जुड़ सकते हैं। किसके साथ? मेटल एटम के साथ। समझ में आया? देखो, एक है CN और इसी CN को आप NC के थ्रू भी जोड़ सकते हो। है तो ये मोनोडेंटिटी, मतलब कि एक ही तरीके से जुड़ सकता है। इसके इसके जो जोड़ने के पाथवे है ना, वो एक ही है, पर वो कभी-कभार NC के साथ, NC के फॉर्म में भी जुड़ता है। इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है ना? बहुत बार आप कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो। तो ये एक है NCS, दूसरा एग्ज़ाम्पल, और दूसरा है SCN। तो NCS और SCN का एक एग्जांपल पकड़ लो, और दूसरा है NO2 और ONO। तो ये टाइप के जो भी आपको लिगेंड्स दिखेंगे, ये सारे क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। आगे बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। तो बॉन्डिंग जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लासिकल, एक होता है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल लिगेंड जो वो होते हैं जो पाई बॉन्ड डोनेट करते हैं, वो होता है NH3, जो मैंने आपको बताया। ये जो था, ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्लासिकल लिगेंड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये पाई डोनर है। ये पाई बॉन्ड डोनेट करता है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड, मतलब जो आपको पता है ना पाई बॉन्ड, वो ये डोनेट करता है, और ये क्या है? मोनोडेंटेट है, याद रखना। अच्छा, दूसरा है पाई डोनर और सिग्मा डोनर, मतलब दोनों चीजें डोनेट करता है। वो कौन है? अगर NH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दोगे तो इसके पास सिग्मा डोनर सिग्मा बॉन्ड भी डोनेट करने की इसके पास कैपेसिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो अंदर के ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं, तो जो कि नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में होता है, तो वो जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो होते हैं नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग में आपको एक दिखेगा पाई डोनर एंड आई एम सॉरी सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। मतलब अभी आपने देखा सिग्मा डोनर एंड सिग्मा एंड पाई डोनर, दूसरा है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ये जो तीनों है ना, अगर आपको कुछ याद है भी नहीं ना, तो भी आपको बस एक बात बता दूं मैं, कि जो COCN-NO है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी शक्ल ना न जाने कितनी बार देखी है जब मैं अपनी IIT JEM की तैयारी कर रही थी। तो याद रखना, ये जो तीन चीज़ें है ना, ये पाई एक्सेप्टर है, और ये जो चीज़ें आपको ना, ये उधर भी पता चलेगा, बायो इनऑर्गेनिक में नहीं, बायो एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, कौन सा है वो, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। ऑर्गेनोमेटेलिक, हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कुछ बाइडेंडेट लिगेंड्स के बारे में, ठीक है? बाइडेंडेट लिगेंड्स देखो आप, तो बाइडेंडेट्स में 2 एग्जांपल है मेरे पास, वैसे में तो बहुत सारे होते हैं, बट मेरे पास 2 एग्जांपल है।
एक है ग्लाइसिनेटो। देखो ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अच्छा कैसे याद रखोगे ग्लाइसिनेटो? ग्लाइसिन तो आपको पता ही है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं पता तो आपको बता दूं, आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में पढ़ोगे, वहां पे ना आपको पता। अच्छा मैं आपको ना स्ट्रक्चर के थ्रू बता देती हूँ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखो, ये कार्बन होता है, इसके एक साइड में COOH प्रेजेंट होता है। ग्लाइसिन जो होता है ना सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है। ओके, एक साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक साइड में R प्रेजेंट होता है और एक साइड में NH2 प्रेजेंट होता है। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जो चीज़ है ना ये आपको दिखेगा COOH माइनस CO माइनस NH2। और इसके अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको दिखाया था वो EDTA का स्ट्रक्चर, जहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, बॉन्ड मेटल के साथ मेटल को डोनेट कर रहे थे। तो कितने डोनर एटम थे उसमें? 6 थे। और इसमें कितने हैं? 2 है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक NH2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन डेंटिसिटी। आगे बात कर लेते हैं ऑक्जेलेट के बारे में। CO माइनस और दूसरा CO माइनस, ये दोनों मेटल को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। मतलब इसमें कितने डोनर एटम्स है? वो 2 है, तो इसलिए डेंटिसिटी का 2 है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स याद रखना, क्योंकि कभी कभार ना आपको किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ना आ सकता है क्वेश्चन, कभी पूछ देंगे कि चलो कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, किसका? NH2 का बताओ इन ग्लाइसिन। अब कैसे करोगे तुम लोग जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा? तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। आगे बात कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ CFSC हम बाद में बात करेंगे। ये चीज़ मैंने इधर इसलिए लिख ली थी क्योंकि आगे मुझे स्पेस नहीं मिला था कहीं पे लिखने का, इसलिए। अच्छा बात कर लेते हैं हैप्टिसिटी के बारे में। हैप्टिसिटी क्या होती है? देखो जब कोई लिगेंड जो होता है वो जब मेटल के साथ अटैच रहता है और एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाता है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक सीरीज बन गया है। अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज को ना बीच में ऐसे ऐसे प्लेस करते हो ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कि वो नेगेटिव चार्ज ना पूरे मेटल रिंग के अंदर ना घूम रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर वो पूरे रिंग में घूम रहा है तो मतलब वो नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में है। तो इसका जो ये नीटा जो है ना, ये नीटा एक रिप्रेजेंटेशन है ये बताने के लिए कि इस मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे आई एम सॉरी, कितने नेगेटिव चार्ज है। तो कितने नेगेटिव चार्ज है, ये जो इसका कार्बन है ना उसको काउंट कर लो। 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो। समझ में आया? वैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज तो डाला ही, पर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये बस 3 ही 1 2 3, बस इन्हीं 3 कार्बन्स में क्या है, ये 3 नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। तो इसका N की वैल्यू, नीटा की वैल्यू क्या होगा? 3। और इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड के चलते ये दोनों पाथवे बंद हो गए हैं। तो ये बस नेगेटिव चार्ज इधर ही कंसेंट्रेटेड है। तो नीटा की वैल्यू 1 है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट टाइप के आइसोमेरिज्म। अच्छा कोऑर्डिनेट टाइप के आइसोमेरिज्म को बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं आइसोमेरिज्म होता क्या है। अच्छा आइसोमेरिज्म क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, पर उसमें एटम जो है वो या तो डिफरेंट तरीके से अटैच रहता है या तो सेम तरीके से अटैच रहता है। किसके साथ? मेटल के साथ, या फिर कोई सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अच्छा चलो समझते हैं। तो अगर एटम टू एटम की जो कनेक्टिविटी है वो अगर डिफरेंट रही तो वो स्ट्रक्चरल कहलाती है, ठीक है ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमने पहले पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर्स में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कि एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, वेयर स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कि एटम की जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है? सेम होती है, पर उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना आइसोमेरिज्म में। हाँ, तो एज यू नो कि उसका केमिकल फॉर्मूला सेम है पर उसका एटम तो अटैच डिफरेंट तरीके से होना चाहिए ना। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चरल का एग्जांपल देखो, COH2O6Cl3, ठीक है ना, ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो CO है ना वो 6 डिफरेंट तरीके से, किस तरह से, यहाँ पे ये 6 तरीके से H2O के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या कि वो पूरा का पूरा बॉन्ड जो है ना वो H2O के साथ ही बना रहा है, वेयर एज हेयर चीज़ें सेम ही है। देखो आप देखोगे इसका जो और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है बिल्कुल सेम दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 और 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें है वो सेम ही दिखेंगी, मतलब केमिकल फॉर्मूला जो है दोनों में सेम ही है। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ जो डिफरेंट दिखेगी वो क्या दिखेगी कि जो कनेक्टिविटी है CO की
यहाँ पे वो पूरे 6 हाइड्रोजन H2 के साथ कनेक्टेड था, यहाँ पे देखो 5 के साथ कनेक्टेड है और 1 क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है कि एटम टू एटम की जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट हो रही है। व्हेयरएज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेरे पास अभी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहले हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी तो देखो आपको सेम ही दिखेगी, देखो 4 नाइट्रोजन 2 क्लोरीन, 4 नाइट्रोजन 2 क्लोरीन और किसके साथ अटैच है? सबके सब CO के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे भी आप देखोगे सारे के सारे अटैच्ड है, तो इसको तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको देखो, यहाँ पे आपको अरेंजमेंट डिफरेंट दिखेगा। देखो ये जो क्लोरीन क्लोरीन है ना, ये 90 डिग्री एंगल पे अटैच्ड है। यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो 90 डिग्री नहीं होता, पर मैं आपको ऐसे बताने के लिए बता रही हूँ कि बस ये याद रखो कि यहाँ पे अगर मान लो 90 डिग्री में क्लोरीन क्लोरीन अटैच्ड है, तो यहाँ पे 180 डिग्री पे क्लोरीन क्लोरीन अटैच्ड है। बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है ना, वो डिफरेंट है, वो चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। आगे बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो M होता है ना, M जो मेटल होता है ना, वो किस तरह से एक चिलेट का फॉर्मेशन करता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक चिलेट है और यही चिलेट का जो क्या बोलते हैं मिरर इमेज है, बीच में एक मिरर लगा दोगे ना, तो इसका मिरर इमेज जो होता है वो ये होता है। समझ में आया? अच्छा, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है मिरर इमेज। और क्या ये सुपर इम्पोज़ कर सकते हैं आप मुझे बताओ? इसको अगर इसके ऊपर रख दिया तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें क्या इसको हम एनांशियोमर्स बोल सकते हैं क्या? मेरा ये क्वेश्चन आपसे है। तो देखो इसको हम एनांशियोमर्स नहीं, इसको हम एनांशियोमर्स बोल सकते हैं क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। याद रखना जब भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देखे तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ये चीज़ हिट होनी चाहिए कि एनांशियोमर्स भी ऐसी एक चीज़ होती हुआ करती है। ठीक है ना? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब वो जिसके एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो इसके पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? आयनाइजेबल, हाइड्रेटेड, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेट पोजीशन और पांचवा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो चलो बात करते हैं। ये जो नीचे मैंने क्वेश्चंस लिखे ना, इसको देख के डर मत जाओ, ये मैंने अपने लिए लिखे थे। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरे नोट्स में लिखे थे और इनको रिवाइज करना था, दैट्स वाई। आपको उधर ध्यान नहीं देना, आप बस इधर ध्यान दो कि कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं स्ट्रक्चरल वाले। ठीक है ना? तो सबसे पहले होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? मैंने बस आयनाइजेशन ऐसे ऐसे करके लिख रखा है, मैंने आइसोमेरिज्म नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो जाता। तो इसका बस मतलब समझ लो कि ये जो आपके पास ये जो है ना, ये दोनों एग्जाम्पल आयनाइजेशन के। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट में इस वायर को हटा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिगेंड्स जो होते हैं ना, ये NH3Br, ये लिगेंड इसके साथ मतलब आयनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में क्या होता है, अभी मैंने आपको इससे पहले ही दिखाया था आपको आयनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती है ना, उसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है ना, उसको आयनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनाइजेशन स्पेयर के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना लिगेंड्स के, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे NH3 5Br और यहाँ पे देखो NH3 5SO4, मतलब ये SO4 अंदर गया, ये Br बाहर आया, तो इन दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। तो ये चीज जो है वो हमारा एग्जाम्पल है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो पानी जो होता है ना, जब वो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। मतलब कुछ और एक्सचेंज नहीं किया, बस ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते हो, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली पानी दिख रहा है एक्सचेंज होता हुआ और क्लोरीन भी हो रहा है एक्सचेंज होता हुआ। पर हमको यहाँ पे फोकस करना है कि अगर पानी दिख जाए तो आपको बिना किसी संदेह के हाइड्रेट आइसोमेरिज्म लगाना है। समझ में आ रहा है? तीसरा है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या होता है कि लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है दो कोऑर्डिनेशन पेयर के बीच में। देखो ये है पूरा पहला का स्ट्रक्चर और ये है दूसरा। तो अब देखो पहले वाले में CO जो है वो NH3 के साथ कनेक्टेड और Cr जो है SCN के साथ। पर दूसरे वाले में आप देखोगे कि CO जो है वो NH3 के साथ जो कनेक्टेड था वो अभी SCN के साथ कनेक्टेड है और Cr जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? NH3 के साथ। पहले किसके साथ था? SCN के साथ। ये इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये चीज पता चल रहा है कि जो ये लिगेंड्स है उनमें क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है और अब इसकी जो मेटल की कनेक्टिविटी हो गई है वो डिफरेंट हो गई है। और इस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म का ये एग्जांपल है। अच्छा, अब समझो कोऑर्डिनेट पोजीशन का। ये बहुत सिंपल है। दो ब्रिज स्ट्रक्चर्स होते हैं
है ना, NH2 और O2 कोई भी एक आप पकड़ लो, ऐसे एग्जाम्पल में आपको कुछ और, एग्जाम में आपको कुछ और भी आ सकता है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है ना, वो मेटल वाले वो ब्रिज वाले एरिया में नहीं होता, वो नॉन ब्रिज लिगेंड्स में होते हैं। देखो ये जो है ना, CO के साथ NH3 और 4 अटैच्ड है, यहाँ पे CO के साथ NH3 और Cl2 अटैच्ड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और वो एक्सचेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या एक्सचेंज हो रहा है, ये जो Cl2 है ना, वो इधर आ गया एक, और ये इसमें से शायद अगर इधर Cl2 आ गया होगा तो इसको स्टेबल करने के लिए एक NH3 यहाँ से निकल के आएगा इधर। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है कि NH3 यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे Cl 1 आया। तो ऐसे इस तरह से आपने क्या किया, एक्सचेंज किया। तो इस तरह का एक्सचेंज जो होता है उसको कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। पांचवा क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कि आपको, मैंने अभी इससे पहले एम्बिडेंटेड कंपाउंड्स दिखाए थे, यहाँ पे SCN NCS वो सारी चीजें दिखाई थी मैंने। वो जो चीजें जब अटैच रहती है किसी मेटल के साथ और अलग अलग फॉर्म में, तो उनको क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये बहुत ईजी था। तो चलो, इसके साथ आपका खत्म होता है आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है ना। तो मतलब खत्म नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब ये, एक जो चीज है आपको ये समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में, ऑप्टिकल और टेट्राहेड्रल। देखो, आई एम सॉरी, ऑप्टिकल नहीं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करेंगे। और उन दोनों का क्या, किसके बारे में, उन दोनों का भी जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मेरी बात समझो पहले। देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर होता है जियोमेट्री में, ये दोनों जियोमेट्री तो आपने पढ़ा ही होगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का जो एक छोटा भाई होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है कि नहीं। वैसे ही टेट्राहेड्रल का जैसे स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ऑक्टाहेड्रल का कोई छोटा भाई नहीं होता। बस आपको ये याद रखना है कि अब हमको क्या पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्रीज होते हैं ना, इन दोनों के एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की चर्चाएं करेंगे हम यहाँ पे। देखो कैसे चर्चाएं करेंगे हम। तो पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने सोचा था कंक्लूजन में बोलूंगी, पर ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक है टेट्राहेड्रल, एक है स्क्वायर प्लेनर, एक है ऑक्टाहेड्रल। इन तीनों के बारे में हम चर्चाएं करेंगी। इन दोनों के भी किसके बारे में, इन दोनों के ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल की, तो चलो बात करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो, अगर आप इस टेट्राहेड्रल में देखोगे तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज़ पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको इन चीज़ों को प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता, वेयरएज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें प्रेजेंट होता है। स्क्वायर प्लेनर में जस्ट उसका उल्टा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता। और ऑक्टाहेड्रल में क्या है, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स दिख जाए तो हमेशा इन दोनों के बारे में याद रखना, क्योंकि ये किसी भी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अच्छा, अब मैं एक एक चीज़ों को प्रूफ करने में चलती हूँ। तो आगे पहले तो बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा होता है। देखो, आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या था, आपको मैंने क्या बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें कि बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वो चेंज होता है। अभी आपको जस्ट इससे पहले आपको मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, एटम चेंज हो रहा था। वेयरएज दूसरा वाला आइसोमेरिज्म जो कि था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या हो रहा था, जिसमें आपको दिख रहा था कि एंगल जो है एक 90 डिग्री का क्लोरीन अटैच था, एक 180 डिग्री का क्लोरीन अटैच था। तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा था। अगर बॉन्ड एंगल चेंज होगा तभी जाके आइसोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पे जो है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमेशा याद रखना बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। तो जहाँ पे अगर आपका बॉन्ड एंगल कभी चेंज हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं चेंज हो सकता, आपको पता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कैसा होता है, सबका सेम होता है। सबका बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेम होता है। और सबका अगर बॉन्ड एंगल सेम हुआ तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। तो इससे आपको क्या चीज पता चल रहा है, इससे एक चीज तो मतलब प्रूफ हो ही रही है। वो क्या चीज प्रूफ हो रही है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नेवर फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी बात,
अब बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो ये जो होता है ना, इसमें भी टेट्राहेड्रल में बस ये वाला एग्जांपल याद रखना, MABCD। अच्छा ये क्या है ABCD, ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, अभी बस याद रखो ABCD का मतलब क्या है। ठीक है, अभी बता देती हूँ। ABCD का मतलब है कि 4 डिफरेंट लिगेंड्स। क्या बोला मैंने? ABCD का मतलब है 4 डिफरेंट लिगेंड्स। जो 4 डिफरेंट लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हुए उसमें, और कौन से लिगेंड्स? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। हाँ, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो उसमें जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि देखो ना, आप एक आयरल दिख रहा है ना चीजें, तो मेटल के साथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ये कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट्स व्हाई ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। वेयर एज ऑप्टिकल बाकी जो होते हैं, मतलब जितने भी हैं इसको छोड़ के, वो सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? अब आपको एक बात बताती हूँ मैं। अगर मान लो कि B या C में से कोई भी एक इक्वल हो गया, मान लो B इज इक्वल टू D, अगर कोई भी एक इक्वल हो गया तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे। अगर मैं बीच में से एक प्लेन पास कर दूं तो C और C इक्वल नहीं हो जाएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगा नहीं। ये देखो, एक साइड में C, दूसरी साइड में भी C, ये दोनों चीजें क्या क्या हो रही है? दिख रही है, आपको इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है ना, भले ही एक ऊपर हो या नीचे हो, एक प्लेन कट करने से क्या होता है? ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है ना, तब आपको साइड बाय साइड की चीजें देखने पड़ती है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर, उसके भाई के बारे में बात करते हैं, टेट्राहेड्रल के भाई के बारे में। तो देखो स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं ना, उसके अगर हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखना, स्क्वायर प्लेनर का जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो, एक मिनट, स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, अब हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था कि मेटल जो है वो सेम सेम नहीं कनेक्ट हो, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है ना, पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मेटल जो है वो सिमेट्री बना रहा है। कैसे बना रहा है वो सिमेट्री? देखो मेटल जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है, चारों एक ही प्लेन में सारे के सारे कनेक्ट है। अगर एक ही प्लेन में सब कनेक्टेड है, बीच में से एक प्लेन पास करते ही क्या दिखेगा आपको? कुछ दिखेगा? सब गायब। समझ में आया? सब गायब होते ही आपको एक चीज तो पता हो गया होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, अगर जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है। समझ में आया? तो अब बात कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर के किसके बारे में। अभी हमने ऑप्टिकल के बारे में बात करी, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है MA4 को छोड़ के बाकी सब में आपको देखने को मिलेगा। MA4 को और MA3B को, इन दोनों को याद रखना, इन दोनों का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है। और ये तो कॉमन है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। पर याद रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किन किन केसेस में होते हैं वो चीज़ें याद रखना। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना तब होता है जब आपको ये बाइडेंडेट लिगेंड्स देखने को मिल जाए। ठीक है ना, अब ये जो है ना, यहाँ पे बाइडेंडेट लिगेंड तो है पर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक ही प्लेन में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ही प्लेन में आपको दोनों अटैच दिख रहे हैं और दोनों क्या है 180 डिग्री में, और इसका कोई करस्पॉन्डिंग कोई 90 डिग्री वाला नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसके जो एटम की कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में मतलब नहीं हो सकती, इसकी जो बॉन्ड एंगल रहती है ना वो बिल्कुल सेम रहती है। तो डेट्स वाई इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी प्रेजेंट नहीं है। पर ये स्क्वायर प्लेनर में आता है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट तो नहीं है, पर इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। ये बात याद रखना। अब इतना कंफ्यूज मत रहो, मैंने आपको कंक्लूजन बता रखा है यहाँ पे, ये सारी चीजें याद रखने की ज्यादा जरूरत है आपको। बाकी बस मैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, पर इतना याद रखो बस कि स्क्वायर प्लेनर जो उसका भाई है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसमें? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। और दूसरा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, पूरा पूरा प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट MA4 और MA3B को छोड़ के। अच्छा आगे बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि ऑक्टाहेड्रल हो। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या क्या मैंने अभी आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जांपल है नहीं ऑप्टिकल का, तो यहाँ पे मैं तो नहीं दिखा सकती, पर एक बात आप याद रखना कि अगर क्योंकि यहाँ पे ना आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ें है ना मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, करके नहीं दिखाई मैंने, तो आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लाऊंगी। पर बस अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर A A B B, ये देखो कॉम्बिनेशन का मतलब ये ऐसा होता है। देखो
Ma2B2, ये एक एग्जांपल है, ये ऑक्टाहेड्रल का तो नहीं है, ये स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल है। तो स्क्वायर प्लेनर वाले एग्जांपल से समझ लो। तो यहाँ पे 2 लिगेंड्स है A के, 2 लिगेंड्स है B के। तो देखो इसको किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक हो सकता है AABB, मतलब आपने वो प्रोबेबिलिटी पढ़ा होता है ना, हेड्स टेल आने की कितने पॉसिबिलिटी होती है, एक हेड्स टेल, एक टेल्स हेड आ सकता है, ऐसे ऐसे करके आप पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी, ठीक वैसे ही आपको भी इसको भी ऐसे करना है। आपको एक ब्रैकेट बनाना है और फिर आपको लिखना है कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो AB बना सकता है, AB बना सकता है, या तो AA बना सकता है, या तो BB बना सकता है। इसको छोड़ के और कुछ कोई स्ट्रक्चर कुछ खास फॉर्म नहीं होगा। तो हमने कितने टोटल बना लिए, 2 बना लिए, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो गए। समझ में आया? इस तरीके से आप इसका भी कर सकते हो। तो इसके मेरे पास क्या नहीं है, इसके स्ट्रक्चर्स है नहीं मेरे पास ऑप्टिकल के। यहाँ पे मैंने बस इन्हीं के एग्जांपल लिखा है। देखो A to BC का देख लो कैसे करते हैं। देखो A to BC के क्या क्या बना सकते हो, एक रो में पूरे आने चाहिए, ठीक है ना। AA BC ये कर दिया, AB को एक साइड में रखो, AC को एक साइड में रखो, तो दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये इस तरह से आपने कितने कॉम्बिनेशन बनाए, 2 कॉम्बिनेशन बनाए। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपका ये भी रिवाइज हो जाता है। पर एक बात याद रखना, अगर किसी कॉम्बिनेशन में आपको AA या BB ऐसे सेम सेम दिख जाए, है ना, और कहीं पे आपको अगर AB दिख जाए, मतलब अगर सेम सेम एक ही बॉक्स, एक ही ब्रैकेट में हो, या फिर एक ही ब्रैकेट में जो डिफरेंट है वो साथ में एक और कॉम्बिनेशन में सेम दिखे, तो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बात को याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको पकड़ के देख लो। देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, AABB दिख रहा है, मतलब सेम सेम दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको AA दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम सेम दिख रहा है इस रो में। तो ये जो ये रोज होते हैं ना, ये जो है ये आपको ये बता रहे हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है, और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, अच्छा यहाँ पे भी देखो AB, यहाँ पे भी देखो AB, है ना। यहाँ पे AB जो है ना, यहाँ पे एक एक AB है, तो वैसे ही AB और AB दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पर अगर आप पूरे स्ट्रक्चर में अगर कहीं पे भी आपको ये दिख जाए ना, AABB, उसका मतलब मान ही लो कि मतलब क्या है, उसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव है वो चीज़, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। वो क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो है ना, ये आप याद बिल्कुल नहीं रख सकते, और मुझे पता है कि आप यहाँ पे ट्रिक के भरोसे मेरे पास ज़्यादातर आते हो, क्योंकि मैं बिना ट्रिक के खुद भी याद नहीं कर सकती और किसी और को याद भी नहीं करवा सकती। तो मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ, क्या है, 1 मिनट। तो देखो चीज़ों को, देखो क्या था यहाँ पे ना, एक बात याद रखना, मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं है ट्रिक, तो आप लिख सकते हो साइड में, मैं बस ऐसे प्रोनाउंस कर देती हूँ, ठीक है ना। आई का मतलब एक बार, सचिन, SCN का मतलब सचिन, सर, क्लास, ये से नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, से फरार, और मतलब OH। देखो NO3 N- का मेरे पास है नहीं कोई ट्रिक, तो आप उसको वैसे भी याद रख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ उसमें से आने वाला। पर याद रखना, एक बार सचिन सर क्लास से फरार, और मतलब OH, और ऑक्जेलेट, Cu2O4 को क्या आप बोल सकते हैं, आप ऑक्जेलेट बोल सकते हो। ऑक्जेलेट को, ये जो है ना CH3CO, इसको मैं को बोल रही हूँ, हाँ, ऑक्जेलेट को पानी से प्यार, PY। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो H2 के बाद जो भी चीज़ें आप देखोगे ना, ये सारी चीज़ें ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में काम, ये सारी एग्जांपल्स जो है ना H2 के बाद, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। आपको क्या याद करना है, आपको मैं एक बात अच्छे से बता दूं, ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कभी ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन में कि ना, हाँ, अरेंज दिस इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा मतलब कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सबसे ज़्यादा वीक लिगेंड है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आते हैं IIT JEM में क्वेश्चंस, नहीं ऐसे भी नहीं आते CUET में भी क्वेश्चंस। आपको क्या याद रखना है, बस इतना याद रखना है कितने कौन कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स है और कौन से एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के। तो बस मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बता रखा है, जितने का मैंने ट्रिक बताया उतना ही आता है, अगर आ भी गया तो ये बात याद रखना कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आपको मैंने जिस तरह से ट्रिक बताया है उतना याद रखो, और बाकी जितना भी है H2 के बाद पानी से प्यार, मैंने बोला था ना, H2 और PY, ठीक है, बस पानी तक ही याद रखो, प्यार भी अगर याद रखना है तो रख लो, बट पानी के बाद जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाएंगी। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं इनसे अगर आपको कोई चीज़ दिख जाती है तो वो सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। बट फिर भी देखने के लिए सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि अभी मैं आपको इससे पहले, इसके बाद जो बताने वाली हूँ उसके बाद आपको शायद ये देख
लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। पहले अभी बस इतना सा याद रखो कि एक बार IR IBR सचिन सर SCN और S को सचिन सर क्लास से फरार, CL माइनस मतलब क्लास से फरार, F मतलब फरार, और OH को आप और लिखो, ऑक्जेलेट को मतलब CH3CO को लिखो, को पानी से प्यार, पानी और प्यार मतलब पिरिडिन, ठीक है ना। प्यार मतलब ही मान लो कि अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में और फिर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किन किन के हम बात करेंगे यहाँ पे, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले लिगेंड्स के। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब तो आपको पता चल ही गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अभी आपको वर्नर्स थ्योरी वाले फर्स्ट चिट में ही आपको बताया था। और अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में और उसके ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो कि है टेट्राहेड्रल और उसका छोटा भाई स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का आपको याद रखना हमेशा ऑक्टाहेड्रल और उसका छोटा भाई ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होता है, ठीक है ना। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक को आपको बाद में बताती हूँ मैं कैसे याद रखना है, अभी बस इतना समझ लो कि टेट्राहेड्रल और दूसरा कौन सा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। टेट्राहेड्रल का क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका क्या होता है sp2d या फिर dsp2। कैसे याद रखोगे, DSP साहब को तो आप जानते ही हो, तो DSP साहब को अगर आप भूल नहीं सकते तो आप DSP2 को भी आप भूल भी नहीं सकते। तो याद रखना एक होता है sp3 और दूसरा होता है sp2 या sp2d या फिर dsp2। ज़्यादातर आपको dsp2 को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको DSP2 ही आ सकता है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये हमने आज तक पढ़ के आया हुआ होगा। पर दूसरा है एक ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन D5S, मतलब कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि CH3 के साथ क्या करते हैं, CH3 को लिगेंड मानते हैं और उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम जो कि CH3 के साथ अटैच्ड है। अच्छा, W वो भी CH3 के साथ अटैच्ड है, ZR वो भी CH3 के साथ अटैच्ड है, RE वो भी CH3 के साथ, TA वो भी CH3 के साथ अटैच्ड है। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जो चीज़ है वो आपको ये बताती है कि जो भी CH3 के साथ अटैच्ड है उनमें CD5S वाली हाइब्रिडाइजेशन देखने को हमको मिलती है, और वो किस में आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में आते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, एक होती है D2sp3 और दूसरा होता है sp3d2। अच्छा, एक बात याद रखना, इन दोनों में आप क्लासिफाई करना आपको आना चाहिए। जो D2sp3 होते हैं ना उनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वेयरएज जो sp3d2 होते हैं ना वो उनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अच्छा, ये अब यही कैसे याद रखोगे, देखो ये जो D2 है ना ये अगर अंदर की तरफ है मतलब आगे की तरफ है sp3 के, इसका मतलब क्या है, ये इनर। और दूसरा होता है sp3d2, यहाँ पे क्या होता है, D2 बाहर की तरफ है sp3 के, तो वो हो गया आउटर ऑर्बिटल। D2 अंदर की तरफ है तो इनर ऑर्बिटल, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले बता दूं, ये एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, कैसे याद करोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको कैसे स्ट्रेंथ निकालना है। देखो, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ना ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो आप हाइब्रिडाइजेशन तो इजीली निकाल भी लोगे। कई अगर आप देखोगे कि इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल, पर आपको ये पता कैसे चलेगा कि इनर ऑर्बिटल कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कौन सा है। ये चीज़ ना आपको तभी पता चलेगी जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर को अच्छे से देखोगे। तो ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। देखो, क्योंकि ना आपको पता है कि देखो, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक मेटल है CO और उसके साथ मान लो NH3 जुड़ा हुआ है, ऐसे NH3 जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ है, एक 2- का एक नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। अब आपको बताया गया है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, आप निकाल सकते हो क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 मान लिया, चलो। आपको पता होना चाहिए ना कि ये आपको ये पता है कि ये CO जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे डी ब्लॉक के 5 डब्बे तो बनाने ही पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। पर आपको ये पता है कि आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे। आपको बस इतना पता होगा कि मैंने जितना कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताया कि NH3 जो होता है वो एक न्यूट्रल लिगैंड होता है। न्यूट्रल लिगैंड में जो आपको चार्ज कंसिडर करना होता है वो 0 कंसिडर करना होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2- हो जाएगा। और कोबाल्ट का वैसे भी आई एम सॉरी, यहाँ पे 2+ लिखो, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 2+ का। तो कोबाल्ट का कितना होता है, देखो कैसे याद करना है आपको, कैसे करना है सॉल्व। देखो,
SCU-TVCr, क्या बोला मैंने? SCU-TVCr, मैंगनीज, फीको, नीकू, जिंक। अब को किधर आया? SCU-TVCr, SCU-TVCr, फीको। को किस में आ रहा है? 6 वाले में आ रहा है। तो मतलब कितना इसमें वो है इलेक्ट्रॉन्स? 6 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। तो आपको 6 अरेंज करने हैं। तो आप 6 कैसे अरेंज करोगे? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो लिगेंड है ये स्ट्रांग है या वीक है, तब तक आप इसको अरेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो ना इसका अरेंजमेंट ऐसे होगा। स्ट्रांग का मतलब पता है क्या है? कि सब के सब जो है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में से चिपके हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ ना तो देखो कैसा होगा। मैं ना ऑर्बिटल बना नहीं पा रही, थोड़ा सा ना मैं पहले बना लेती हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल बनाया। अब इसको इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करूंगी अगर वीक फील्ड हुआ तो? हाँ, 1 2 3 4 5, और दूसरा कहाँ पे आएगा? 6, यहाँ पे आएगा छठा। तो इस तरह से आपको क्या चीज दिखी यहाँ पे? यहाँ पे हमने देखा कि जितने मिनिमम पॉसिबल डब्बे हो सकते हैं उन सब में हमने पहले भरा, और इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने पूरा का पूरा यहाँ तक भरा, फिर जाके हमने यहाँ पे पेयरिंग करी। ठीक है ना? बिल्कुल हंस रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है ये किसके केस में होता है? वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है। किसके केस में होता है? वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है। क्या करता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है। और ये जो केस होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता है। और ये कौन से कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं। लो स्पिन मतलब जितनी कम स्पिनिंग होगी उतनी एक ही जगह पे रहेगा, जितना ज्यादा स्पिन होगा उतना ज्यादा ऑर्बिटल से बाहर निकलेगा, और उतनी ज्यादा स्प्रेडेड वाला ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको ये बताना चाहती हूँ मैं, कि आपको अब ये समझना है कि ये जो चीज है NH3 वो किस मेटल के साथ कनेक्ट रहेगा, किस पॉजिटिव चार्ज मतलब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर रहेगा कोई मेटल, और कितने मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, तो वो क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएगा और क्या वो वीक फील्ड लिगेंड में आएगा कि नहीं। तो वो चीज जो है वो मैं इस चिट के थ्रू बता रही हूँ। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, मतलब कि यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 दिख रहा है। ओके, यहाँ पे बताया गया अगर +3 अगर किसी कोई मेटल अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो, ठीक है ना? ठीक है, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक मिनट तो आपको दिखाती हूँ। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल ही लिया। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके फिर आपको एक लिगेंड का स्ट्रेंथ पता चलता है। ठीक है ना? आगे बात कर लेते हैं। मेटल 3D होना चाहिए। क्या ये 3D मेटल है? देखो ये जो CO है ये कौन से सीरीज में प्रेजेंट होता है? 3D में होता है, 4D में होता है, 5D में होता है। आपको भी पता है SCU-TVCr, मैंगनीज, फीको, निको, जिंक कौन से वाले में होते हैं? 3D सीरीज में। और 4D वाले में कौन से होते हैं? ये जरा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही पर आगे सदमा। अच्छा, 5D वाले में ला हफ्ता वरना रहे उस इरिटेटिंग पोपट के पास और हो जा पागल। तो आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए। तो ये तीनों के सीरीज कौन कौन से होते हैं? तो ये कौन से का एग्जाम्पल है? 3D का। तो जब अगर 3D मेटल हुआ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ, तो उसमें लिगेंड का स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। अच्छा, अब समझ लो कि देखो NO- CN CO PR3 NH3 और H2O, यहाँ तक तो आपको पता ही है। H2O के आगे जितने भी चीज़ें होती है वो सारी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और H2O से छोटा जो होता है वो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में रिवॉल्व करते हैं। तो हमको भी टीचर्स ने इतना ही लिखा है तो मैंने भी नोट्स में इतना ही कवर किया है। तो ठीक है, आपको कैसे याद रखना है? आपको ये से याद रखना है कि H2O के आगे जो भी चीज़ें, इन चीज़ों को 5-6 बार लिख भी लोगे तो भी आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। आपको ये तो पता ही होगा। ये चीज़ आपने देखी है, मुझे लगता है आपने कहीं पे तो देखी है। जब आप पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के बारे में पढ़ रहे थे तब आपने इसका एग्जांपल देखा था NO+ का। जब आप नेगेटिव चार्ज लिगेंड देख रहे थे तब आपने इसका एग्जांपल पढ़ा था। जब आपने न्यूट्रल वाला लिगेंड देखा था NH3PR3CO का एग्जांपल देखा था। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एग्जांपल में देखी थी। चलो मैं आपको वापस दिखा देती हूँ वो सारे लिगेंड्स के टाइप। ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था NO+ का, इन तीनों का न्यूट्रल वाला, CN का नेगेटिव वाले में। तो ना ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था, जो भी एग्जांपल मैंने वहाँ पे दिए थे वो सारे इसके एग्जांपल है। नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ कि मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ये सारे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स का। तो मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया था। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि +3 ऑक्सीडेशन में H2 के
H2O तक ही रुकना है। देखो आगे, क्योंकि पता है आगे देखोगे ना आप, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर 3D मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो देखना आपको क्या दिखेगा। ये देखो आपको दिखेगा कि वो यहाँ Pr3 के बाद रुक रहा है, उसके बाद NH3 से क्या हो रहा है, वो वीक फील्ड लिगैंड कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हर एक में ना आपको अलग अलग वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत मुश्किल होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसमें मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाऊँ, मतलब याद नहीं रह पाएगा आपके दिमाग में, ये तो आपको पता ही रह जाएगा। पर याद रखने के लिए आपको क्या करना है, ट्रिक से समझना है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको ऐसे याद रखना है कि मतलब, तो देखो इसका मैं ना एक ऐसा इमोशनल सा एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है ना। वो जो चीज़ है ना वो आपको आपके दिमाग में रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, देखो मैंने ऐसे किया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी ये याद ही करना है आफ्टर ऑल घूम फिर के। तो सबका मोटो यही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों को छोड़ो, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों को देखो। देखो कोऑर्डिनेशन 6 एक ऐसी फैमिली है जो क्या करती है, +3 और +2 वालों को क्या करती है, इक्वली ट्रीट करती है। वो मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो ये इमोशनल सा एक ट्रिक है, ठीक है ना। अब इस ट्रिक को याद करना से तो करो, ये एक एक्सप्लेनेशन का एक तरीका है, मान लो। तो देखो कोऑर्डिनेशन 6 की ना एक इस कोऑर्डिनेशन 6 एक फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं, एक है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बच्चा और दूसरा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बच्चा। ये क्या करता है ये फैमिली, ये कभी-कभार +3 वाले को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दे देता है, तो कभी-कभार +2 वाले को दे देता है। मतलब वो इक्वली बाँटने में भरोसा नहीं करता। वो चाहता है कि उनका एक बच्चे में ना पेशेंस डेवलप हो। तो वो चाहता है कि +3 को अगर हम कुछ दें, तो कभी-कभार हम +2 वाले को भी कभी कुछ ना कुछ हमको देना चाहिए। समझ में आ रहा है? व्हेयरएज़ कोऑर्डिनेशन 4 वाली एक फैमिली है, जो ये चाहती है कि हम छोटों को ज़्यादा से ज़्यादा दें और बड़ों को कम दें। और यहाँ पे क्या होता है, वो ये चाहती है कि हम दोनों को दें, पर कभी इसको ज़्यादा दें तो कभी उसको ज़्यादा दें। तो इनका बस ये एक फंडा रहता है। पर यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब आप लिगैंड के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा किसको मिलता है, ये +3 ऑक्सीडेशन को ज़्यादा मिलता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी फैमिली में देखो +3 जो है ना बड़ा बच्चा है, ठीक है ना, और +2 जो है छोटा बच्चा है। आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी फैमिली में एक बड़ा बच्चा होता है तो खाना उसको ज़्यादा मिलता है या छोटे वाले को ज़्यादा मिलता है? तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा खाना बड़े वाले को मिलता है, क्योंकि बड़े वाले की बॉडी बड़ी होती है, उसका पेट बड़ा होता है, सब कुछ बड़ा होता है। छोटा वाला छोटा होता है, उसको उसमें ज़्यादा डाइजेस्ट करने का भी कैपेबिलिटी नहीं होता है, इतना खा भी नहीं सकता वो, तो उसको क्यों ही ज़्यादा मिलेगा। तो ऑफ कोर्स तो +3 वाले को ज़्यादा मिलेगा। तो पहले याद रखना है, लिगैंड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो +3 वाले को क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा मिलता है मतलब H2O तक इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की कैपेसिटी होती है। व्हेयरएज़ +2 ऑक्सीडेशन में H2O तक नहीं होती, बस Pr3 तक ही होके रह जाती है। समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको बताया था कि ये जो लिगैंड्स हैं इनको थोड़ा बहुत प्रायोरिटी वाइज़ याद रख सकते हो, बाकी तो ऐसे मैंने खुद खुद तो ऐसे याद किया था, अगर आपको याद रखना है तो करो, नहीं तो ये उतना अच्छा ट्रिक है नहीं बोलने लायक। तो चल तो भी याद कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि एक ट्रिक है आपको इस तरह से रिवाइज़ करने का। नो कॉन-कन प्यार नहीं, मतलब कॉन-कन एक नाम की एक लड़की है जिसको मैं बोल रही हूँ कि नहीं कॉन-कन प्यार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो वो चीज़ के थ्रू मैंने इसको याद किया था, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। प्यार नहीं करना, किससे प्यार नहीं करना? पानी से प्यार नहीं करना। और आगे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो इससे आपको ये ट्रिक याद रहेगा, मतलब ये पूरा ऑर्डर याद रहेगा, वो भी आप लिख सकते हो कहीं पे, ठीक है ना? मेरे को हर एक चीज़ का ना ट्रिक बना के याद करने में मतलब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, और ये चीज़ें मेरे दिमाग में भी रहती है और आप तक भी पहुँचाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा बात करते हैं कि यहाँ पे H2O तक इसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की लिमिट होती है। अच्छा यहाँ पे कहाँ तक होती है? Pr3 तक होती है, मतलब वो इससे आगे पहुँचता ही नहीं है। दूसरी बात करूँ मैं, 3D मेटल इन 4+4+5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा 4D 5D ब्लॉक्स की तरफ वो जाएगा, 4D 5D आपको पता है ना, ला हफ्ता वरना या फिर या ये ज़रा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये जो चीज़ें होती है ना 4D 5D वाले सीरीज़ में। और दूसरा मान लो कि अगर कोई 3D मेटल ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इन सब के केस में हमेशा टेक ऑल द लिगेंड्स। अगर कोई भी मेटल आपको ऐसे 3D स्टेट में दिख जाए, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके भी दिखा दूँ कि CONH3, मान लो यहाँ पे NH3 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो चीज़ दिख रही है ना, ये +2 दिख रहा है ना, तो +2 की जगह अगर यहाँ पे +4 आ गया, +3 का भी बता दिया मैंने कौन सा है,
3 +2 का भी बता दिया, +3 का भी बता दिया, +4 या +5 या +6 कुछ भी दिख जाए ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल, तो याद रखना अगर वो 3D भी हुआ तो उसका जो ये लिगैंड है, वो लिगैंड क्या किस तरह से वो एक्ट करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो एक्ट करेगा। यहाँ पे किस तरह से वो उसने एक्ट किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है ना। अभी बस ये यहाँ तक समझो। अच्छा वो अगर 4D 5D सीरीज का भी हुआ और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी रहा, मतलब कुछ भी, मतलब +2 +3 +4 +5 कुछ भी रहा, उसका मैं पहले बता देती हूँ उसका क्या होगा, उसको भी हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में कंसिडर करेंगे। मतलब 4D 5D वालों को तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत नहीं है, मतलब इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज कंफर्टेबल टू मेक इट्स लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। वेयर एज अगर कोई 3D मेटल है जो कि +2 और +3 में है, उनके तो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बता दिया आपको, पर अगर वो 4-5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके भी सारे लिगैंड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा 4D और 5D अगर कोई भी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे वो बता रही हूँ। अगर 4D मतलब कि मान लो कि यहाँ पे CO की जगह RH का इस्तेमाल कर लिया मैंने, ऐसे RH और फिर NH3 और यहाँ पे मैंने 2+ बोल दिया, ठीक है ना, तो भी ये जो NH3 होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में ही क्लासिफाई किया जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, इस एग्जाम्पल की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक तो पढ़ लिया, तो चलो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं सो दैट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाए मैं बताना क्या चाहती थी। अब तक हमने जो भी महाभारत पढ़ा है वो चीज़ यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो देखो CONH3 6 2+, पहले हमको क्या देखना है, CO क्या है, 3D मेटल है। 3D मेटल है कि नहीं, 3D सीरीज में आता है कि नहीं, हाँ। अच्छा 3D सीरीज में कौन सा यहाँ पे चार्ज है, +2 में है, +3 में, +4 में, +5 में, +6 में, +2 में है। +2 में है तो फिर ये कौन से फैमिली के अंदर आता है, ऑक्टाहेड्रल में आता है या टेट्राहेड्रल में आता है, ऑक्टाहेड्रल में आता है। ऑक्टाहेड्रल में +2 और +3 को भाई बहन की तरह देखा जाता है, मतलब वो दोनों क्या है, बच्चे हैं, +2 और +3। तो ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है, +2 छोटा भाई है। छोटा भाई है तो फिर इसको हम ज़्यादा दर्जा देंगे या उसको देंगे। सबसे पहले हमने क्या बात करी, पहले हम किसको दर्जा देंगे सबसे ज़्यादा, +3 वाले को दर्जा देंगे। +2 वालों को कब दर्जा मिलेगा उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे, CFSC में मिलेगा। +2 वालों को बोला गया है अभी तू बेटा सब्र रख, तेरे में हम पेशेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तू अगर CFSC तक पढ़ता पहुंच गया, मेरे आगे की वीडियोस अगर तू देखता रहा तो तुझे हम और भी चीज़ें देंगे जो हम +3 वाले को वो सारी सुविधाएं नहीं देंगे। तो तू बस थोड़ा सा सब्र कर। अब तुझे हम थोड़ा सा कर रहे हैं, तो तेरी लिमिट को थोड़ा कम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की, तो अभी तक तू बस सब्र कर। तो इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है कि ये बस PR3 तक की कैपेसिटी रखता है। मैंने आपको क्या बोला था, नो कॉन्कन, प्यार नहीं। तो प्यार तक मैंने आपको क्या बोला था, रुक जाना है, उसके बाद नहीं। देखो यहाँ पे प्यार तक रुक जाना है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। आगे के जो भी चीजें हैं वो सारी क्या है, वो सारी वीक फील्ड लिगैंड्स है। तो अगर वो सारी अगर वीक फील्ड लिगैंड होंगी तो मतलब ये जो है वो वीक फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो ये अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो ये वाला चीज पॉसिबल हो जाएगा, ये वाली चीज नॉन पॉसिबल हो जाएगी। वेयर एज अगर यहाँ पे कोई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर ये होता तो क्या होता, अब मुझे आप बताओ। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता, नहीं कॉन्कन, प्यार नहीं, H2O, मतलब H2O के तक वो जितने भी चीजें थी, मैंने भी आपको बताया था H2O तक, ये देखो H2O तक जितनी भी चीजें थी वो सारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में थी। तो तब ये NH3 जो है तब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आ जाता और ये वाला चीज जो होता था, ये वाला जो ऑर्बिटल की जो फीलिंग है, ये वाली चीज पॉसिबल हो जाती और तब ये वाली नहीं होती। समझ में आया। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको पूरा का पूरा ये समझा दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की लिगैंड स्ट्रेंथ के बारे में। याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कोई 3D मेटल है, वो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ज़्यादा टेंशन मत लो यार, बस इतना ही है, इतना ही वो याद करना है। इसके आगे जो भी है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स में आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बस +2 वाले बहुत छोटा है ना, छोटा बच्चा है ना, तो उसको थोड़ा सा अलग से रखता है। बाकी जो +3 +4 +5 है उन सबको बोल देता है कि बेटा तुम सब के सब खुले हो, तुम सबको मतलब आज़ादी दी गई है अपने लिगैंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बनाने की। बाकी +2 वाला छोटा है तो इसको हमको अपने नज़रों में रखना है, तो इसलिए हमको इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। तो इसने कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन लगाया, NH3 तक ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया। तो उसके बाद क्या कर दिया इसने, वीक फील्ड लिगैंड, पर इसने इतना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जितना ऑक्टाहेड्रल के +2 में लगाया था। +2 में
PR3 तक, प्यार तक लगाया था, मतलब प्यार नहीं तक नहीं लगाया था, बस PR3 तक लगाया था। यहाँ पे नहीं तक लगाया है, मतलब NH3 तक लगाया है, उसके बाद H2O। याद रहेगा कि नहीं? आई होप आपको याद रहेगा अगर आप बार बार देखोगे तो। आगे बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था D2sp3 जिसको कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और sp3d2 जिसको कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक बात याद रखना, जब आप ये होता है ना, ये CO, अभी मैंने आपको बताया ना ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने उंगली से आपको काउंट करके दिखाया था, हरभजन बोल रही हूँ, स्कू, TVCr, मैंगनीज, फी, को, मतलब 6, मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन में आता है कि नहीं? अगर ये D6 कॉन्फ़िगरेशन में आता है तो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन वाइज आपको चीज़ें दी गई है। ये बताया गया है कि अगर कोई मेटल देखो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्यों आती है, आपको एक बात बताऊँ, ये D6 में इसलिए आती है, एक्चुअल में तो इसमें इसको D8 में आना चाहिए, क्योंकि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये 4s के साथ ये 3D के साथ एक 4s ऑर्बिटल भी होता है। 4s पहले फिल होता है, फिर 3D फिल होता है, क्योंकि यहाँ पे +2 है तो ये 4s के जितने भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे निकल गए हैं, और बस 3D के ही बचे हैं। 3D में भी 6 बचे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन D6 एज़ अ कॉन्फ़िगरेशन। आपको समझ में आया? तो देखो, अगर D0 से लेके D3 तक अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखता है, तो तब आपको बिना किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, ये कहाँ लगाना है, अब आपको दिखा रही हूँ, ठीक है ना? अब याद रखना। तो देखो, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको D2 से D3 तक आपको अगर दिखता है, तो हमेशा याद रखना कि तब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड कभी नहीं देखना है। तब आपको आँखें बंद करके उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह ही उसको ट्रीट करना है। मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब वो तो पूरा ऑर्बिटल भर के ही नहीं देगा, तो आपको करना ही क्या है, मतलब ये जो ऑर्बिटल है वो यहाँ तक ही भर के खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये D0 से D3 है। तो ये अगर यहाँ तक ही भर के खत्म हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये वाली जो 2 डब्बी है वो सारी की सारी खाली रहेंगी। तो अगर वो खाली रहेंगी तो ये लिगैंड सबसे पहले कहाँ अटैक करेंगे? इन दोनों पे पहले अटैक करेंगे, फिर आगे जाएँगे। समझ में आ रहा है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? D2 से स्टार्ट होता है, फिर आगे जाके sp3 से, मतलब D2sp3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, और ये क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। व्हेयरएज़ D4 से लेके अगर D7 तक इसका होता है, तब आपको ये चीज़ें देखनी है जो मैंने अभी आपको बताया। देखो, अभी आपको मैंने जो एग्ज़ाम्पल लेके दिखाया था, ये क्या था? D6 का था। D6 किस में आता था? D4 से लेके D7 के बीच में आता था। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दीज़ 2 थिंग्स, और दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। बट अगर आपको 8 से ज़्यादा दिख जाए, अब 8 मतलब कि भई ये पूरा डब्बा भर चुका है, 7 का भी 2 डब्बा भर चुका है। अब 8 की बारे में बात आ रही है, तो अब तो तुमको पूरा भरना ही है दोस्त। अब D8 देखो, D8 अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड भी अगर लिगैंड बता दूँ ना, ये देखो, अगर D8 का अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड भी बनाऊँगी ना, तो ये चारों के चारों डब्बे ना, अगर आपको पूरा चिपका के भी भरना है ना, तो 4 डब्बे तो भर जाएँगे, 1 खाली रहेगा। आपको पता है कि D2sp3 होता है, DsP3d नहीं होता। आपको पता है कि 2 D चाहिए हमको खाली, और यहाँ पे तो पूरे के पूरे भरने के बाद भी बस 1 ही बचा हुआ है। तो ये तो किसी भी हालत में D2sp3 नहीं दिखाएगा, तो ये sp3d2 ही दिखाएगा। मतलब आपको शुरुआत sp3 से ही करना है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो, तो वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। अब इसको याद करने का ट्रिक, अच्छा एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने का। देखो, D0 से D3 मतलब सारे के सारे आगे की तरफ है, मतलब वो सारे के सारे इन सब में क्या होता है? D2sp3 का कॉन्फ़िगरेशन लगता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑर्बिटल्स फिल नहीं होती, तो शुरुआत कहाँ से होती है? D2 से, मतलब चीज़ें अंदर से बाहर जाती है, इनर टू आउटर। तो ऐसे याद रखना, इनर ऑर्बिटल फिर आउटर ऑर्बिटल, चीज़ें अंदर से बाहर आती है, क्योंकि ये कम है तो यहाँ पे D वाले पहले जाएँगे, D वाले ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे। तो D वाले ऑर्बिटल्स जो अगर यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ें कहाँ पे? sp3 के अंदर है, तो मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ट्रिक बस इतना है, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो एक कंक्लूजन बता रही हूँ, ट्रिक बस इतना है कि इनर से आउटर, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं हम लोग D10 का कंसेप्ट। अच्छा, D10 का कंसेप्ट क्या होता है? देखो, ये है हमारे पास D8s2। ये जो D8s2 है, ये कुछ नहीं होता है, ये कन्वर्टेड फॉर्म होता है D10 का, ठीक है? अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। कभी-कभार आपको एग्ज़ाम में देखो, ज़्यादातर ना क्वेश्चंस जो होते हैं ना IIT JEM के, वो ज़्यादातर ना एक्सेप्शंस पे फ़ोकस करते हैं। वो ज़्यादातर क्वेश्चन ना कभी ऐसे नहीं फ्रेम करते जो आप ऐसे देख लेते हो, बस पढ़ लेते हो टीचर से ऊपर-ऊपर से, नहीं।
वो आपको जो भी एक्सेप्शंस होते हैं ना उन पे क्वेश्चंस बनाते हैं। मेरे खुद का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन-सा वाला गलत हुआ था, पर मेरे को बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से देते हैं, एक्सेप्शन से देते हैं। तो एक्सेप्शंस को याद रखना, ये एग्ज़ाम्पल है कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो कि D8S2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, उसके दिखाने के बावजूद भी वो उसको D10 क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक कन्वर्टेड फॉर्म होता है D10 का, जो कि होता है D8S2। तो वो कौन-कौन से इसके एग्ज़ाम्पल है, NiCO4, COCO4, FeCO4। ये सारे क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाते हैं। कौन से ज्योमेट्री दिखाते हैं, टेट्राहेड्रल। कभी-कभार एग्ज़ाम में आ भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी अचानक देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में गठन करके रखो। अब बात करेंगे हम लोग CFSC का। अब अपने नोटबुक को अच्छे से खोल के रख दो और अपने दिमाग को भी पूरा का पूरा खोल के रख दो, क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे ना, पूरे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई कॉलेज का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट जेईई का भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई IIT जैम का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर CFSC से आते हैं। और ये एक बार आपने पढ़ लिया और 5 बार आप उसने रिवाइज़ कर दिया तो बंदा आँखें बंद करके इसका आंसर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ। तो देखो, जब कोई d ऑर्बिटल है, वो ग्राउंड स्टेट में होता है और वो जब एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जब वो अपना कदम रखता है, एक्साइटेड स्टेट में तब क्या होता है, तब 1 मिनट थोड़ा-सा इसको कंसंट्रेट करती हूँ। तो देखो, तो क्या होता है, कुछ मेटल के लिगैंड्स होते हैं ना, उनको लगता है कि वो मेरे पास आ रहा है। 1 मिनट मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ, एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब लिगैंड्स जो होते हैं ना, वो जब मेटल के पास आते हैं, तब वो फेसेस के थ्रू आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? फेसेस के थ्रू आते हैं। और फिर वो इंटरैक्ट किसके साथ करते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कैसे याद रखोगे? याद रखना। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, लिगैंड्स जो होते हैं वो जब आते हैं तो वो कॉर्नर्स से आते हैं, किसके? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। और उसमें और तो वो किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? वो इंटरैक्ट करते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के साथ। याद रखो, मान लो कि ये देखो, ये एक खेत है, हाँ? यहाँ पे एक मेटल खड़ा हुआ है, हाँ? और उस खेत के कई 100 मीटर आगे, ठीक है ना? कई 100 मीटर आगे आपको क्या दिखेगी? एक चीज़ दिखेगी, ये देखो, यहाँ पे एक छोटा-सा लिगैंड दिखेगा। क्या दिखेगा? एक छोटा-सा लिगैंड दिखेगा। मान लो कि ये लिगैंड है, हाँ? और ये मेटल है और ये इतना बड़ा खेत है और वो लिगैंड दौड़ता-दौड़ता मेटल के पास आ रहा है धीरे-धीरे, इमेजिन करो। और ये मेटल क्या कर रहा है? ये देख रहा है लिगैंड को आते हुए। अब वो लिगैंड जब आ रहा है तो मेटल सोच रहा है कि ना, हाँ, ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा, यस, यस, यस। लेकिन इस मेटल के पास क्या-क्या चीज़ें हैं? इस मेटल के पास एक और, अब ये मेटल क्या है? इस मेटल के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, अब ये मेटल जो है ना, ये एक डी ब्लॉक है, ऑर्बिटल का मेटल है। तो डी ब्लॉक ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स के एक-एक नाम होते हैं, जैसे कि dxy, dyz, dzx, dx2, y2, एक होता है dz2। तो ऐसे 5 अलग-अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो उसमें से भी 5 में से जो ये वाले होते हैं dyz, xy, zx, ये जो होते हैं, ये होते हैं ये होते हैं नॉन एक्सियल वाले। और ये वाले जो होते हैं, ये वाले होते हैं एक्सियल वाले। जैसे कि GZ2, मतलब कि पूरे Z एक्सिस में, X2 पूरे Y एक्सिस में और X एक्सिस में, है ना? ऐसे वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है ना? ये ऐसे वाले, और ये XY मतलब कि X और Y के बीच वाले, है ना? तो ये सारे जो होते हैं ये नॉन एक्सियल होते हैं। इनके बारे में हमने बात करी थी किसमें? अभी कुछ देर पहले हम जब पीरियोडिक चैप्टर वाला पढ़ रहे थे, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, तब हमने इसके बारे में डिस्कस करी थी। तो अब जो मेटल है ये अपने ऑर्बिटल्स को खोल के रख देगा। ये बताएगा, आ जा लिगैंड तू मेरे पास। और अब जो इसके ऑर्बिटल्स हैं छोटे-छोटे, अब वो सोच रहा है कि एक्सियल वाला सोच रहा है कि मेरे पास आएगा लिगैंड, नॉन एक्सियल वाला सोच रहा है कि मेरे पास आएगा लिगैंड। तो आएगा किसके पास? अब उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें जो लिगैंड होता है वो कहाँ आता है? 6 फेसेस में आते हैं। 6 फेज़ मतलब, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्यूब बनाती हूँ, क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। हमेशा याद रखना, क्यूब में अगर 6 फेस होते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, आपको बस ऐसे याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 और क्यूब में 6 क्या चीज़ होती है? 6 फेसेस होते हैं। 1, 2, 3, 4, आगे 1 और पीछे 1, मतलब 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पे लिगैंड्स किस तरह से अप्रोच करते हैं? 6 फेस के थ्रू अप्रोच करते हैं। तो मतलब 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, और अगर जब अप्रोच करेंगे तो कहाँ से अप्रोच करेंगे?
6 साइड से अप्रोच करेंगे और 6 साइड क्यूब में कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, फेसेस में देखने को मिलती है। तो वही 6 फेजेस में वो अटैक मारता है। और कहाँ अटैक मारता है, इंटरेक्ट किसके साथ करता है, एक्सियल ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब इसके साथ dxy dyz dxz के साथ। अगर मान लो कि ये मेटल के इस नॉन एक्सियल वाले के साथ चिपक गया, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगा वो कहाँ आ जाएंगी, सीरीज के नीचे आ जाएंगी। जो चीज़ अनस्टेबल रहेगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, उसको हम सीरीज के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो आप, जब कोई डी ब्लॉक मेटल क्या हुआ, एक्साइट हुआ, इसने अपने खोल दिए खाते, मतलब अपने ऑर्बिटल्स को खोल के रख दिया। अब उसने बोला लिगेंड आजा तू, और लिगेंड ने क्या किया, आके क्या किया, उसने उसमें अटैक मारा। किसके साथ इंटरेक्ट किया उसने, नॉन एक्सियल वाले के साथ इंटरेक्ट किया, और नॉन एक्सियल वालों को उसने नीचे रख दिया। और नॉन एक्सियल को अगर नीचे रख दिया मतलब इंटरेक्ट किया, तो उसकी स्टेबिलिटी उसने क्या कर दी, बढ़ा दिया। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, इसलिए हमने उसको नीचे रख दिया। और जिसकी स्टेबिलिटी कम, जिसके साथ इंटरेक्ट नहीं हुई लिगेंड, वो सारे के सारे ऊपर रह गए। समझ में आया। तो इस तरह से आपका लिगेंड का इंटरेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, अब जब अगर कोई लिगेंड आपको एग्जाम में दिखेगा, मान लो कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पहले लिगेंड्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो लिगेंड सबसे पहले किसको अटैक करेगा, पहले इसको, फिर इसको, मतलब फिलिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एंड होगी। समझ में आया। अब देखो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट CFSC का। अब आप समझोगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब तो कैलकुलेशन तो मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहले ही बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी थी, और उसकी वजह से आज अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो जो +2 भाई था, जो छोटा भाई था ऑक्टाहेड्रल का, अभी हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल का जो छोटा भाई था, उसने बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनी थी, तो इसलिए हम उसको क्या दे रहे हैं, ऊपर वाला दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, हमने तब क्या बोला था, +2 वाला। अब यहाँ पे जो +2 भाई है ना, वो ऐसे 2-2 उसने डब्बे बनाए हैं। यहाँ पे +3 भाई है, उसने 3-3 डब्बे बनाए हैं। जो 3 डब्बे वाला +3 भाई है, उसको हम बोलेंगे बेटा तू नीचे रह, अब +2 वाले को ज़्यादा ऊंचा वाला दर्जा देते हैं। ये एक ट्रिक है याद करने का। अगर आपको ऐसे भी याद करना नहीं आता, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। पर पता है ये ट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ना आपको समझ में नहीं आता कि +3/5 ऊपर आना चाहिए या +2/5 ऊपर आना चाहिए। तो तब क्या होती है, बहुत दिक्कतें होती है। क्योंकि अभी आपको जब मैं टेट्राहेड्रल पढ़ाऊंगी ना, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, +2/5 ऊपर दिखेगा और -3/5 नीचे दिखेगा। तो इससे कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने वो ट्रिक बनाया था, सो दैट एक ट्रिक से 2 निशाने लग जाए। तो वैसे ही मैंने आपको क्या बोला, छोटा वाला भाई को हमने ऊपर दे दिया दर्जा, बड़े वाले भाई को मतलब +2 वाले को ऊपर दे दिया, और +3 वाले को नीचे। अब +2 वाले को ये, उसको सीरियसली मत मान लेना कि +2 मतलब ये दोनों ऑर्बिटल के डब्बे, नहीं नहीं नहीं, मैं ट्रिक के थ्रू बता रही हूँ कि +2 वाले को हमने ऊपर वाला दर्जा दे दिया और +3 वाले को नीचे वाला। हमेशा याद रखना 2 चीज़ें होती है, एक होती है 3/5, एक होता है 2/5 CFSC में। क्या क्या चीज़ें होती है, एक 3/5 एक 2/5 होती है। कौन कहाँ पे लगेगा वो मैं अभी बताने वाली हूँ, उसकी चिंता मत करो। बस याद ये रखो कि 2/5 वाली चीज़ होती है, एक 3/5 वाली चीज़ होती है। ठीक है ना। 2/5 क्या है, ये होती है स्प्लिटिंग, है ना, 2/5 ऑफ स्प्लिटिंग। तो इस चीज़ को अभी मत समझो, पहले बस इतना समझो कि एक 2/5 होता है, एक 3/5 होता है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला अभी, इसको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। ऊंचा दर्जा मतलब 3/5 दिया जाएगा, मतलब ज़्यादा नंबर इसको दिया जाएगा। और इसको कितना नंबर दिया जाएगा, कम नंबर दिया जाएगा, 2/5। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव में भी ज़्यादा दर्जा मतलब पॉजिटिव वाला दर्जा छोटे वाले को दिया जाएगा, फिर बड़े वाले को। क्यों, क्योंकि हमने पहले छोटे वाले को थोड़ा कम दर्जा दिया था, जब हम उसकी तैयारी कर रहे थे, उसके बारे में क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे तब। तो ठीक है ना। अब इससे आपको क्या हो जाएगा, एक चीज़ आपके दिमाग में मतलब छप जाएगी कि हमेशा इसका स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमको ये वाली चीज़ें कैसे याद रखनी है। ठीक है ना। मैंने तो ऐसे याद रखी थी, आपको अगर ऐसे याद रखना है तो रख लो, नहीं तो मुझे नहीं पता आप कैसे याद रखोगे। अच्छा, ये जो जब कोई, अब अगर इसका एनर्जी ऑर्डर लिखोगे तो आपको पता ही है, ग्राउंड स्टेट सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर उसका एक्साइटेड, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। ग्राउंड स्टेट सबसे नीचे, उसके ऊपर इसका T2G वाला स्टेट, और उसके ऊपर आएगा एक्साइटेड स्टेट, और उसके ऊपर आएगा उसका EG वाला स्टेट। इस तरह से आप एनर्जी का ऑर्डर भी निकाल सकते हो। आगे बात कर लेते हैं कि 3/5 को अगर आप डिवाइड कर दो तो 0.6 आता है। 0.6 ये स्प्लिटिंग नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, +6 डेल्टन। ठीक है ना। इसका भी कुछ वैसा ही सीन है, 0.4 को 4 डेल्टन भी लिख सकते हैं। आगे माइनस प्लस का आप देख लो। अब बात करेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है दोस्त, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब कि यहाँ पे वो चीज़ जो होती है, जो हमने यहाँ पे करी थी,
उसका उल्टा, मतलब T2G ऊपर आ जाएगा, मतलब अब बड़े वाले को ज़्यादा दर्ज है यहाँ पे, छोटे वाले को, इसको ऐसे मत याद रखो नहीं तो पूरा कंफ्यूज कर डालोगे। बस इतना याद रखो, जितना भी जो भी आपने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था उसका पूरा उल्टा कर दो, मतलब T2G जो नीचे नीचे था उसको ऊपर कर दिया और EG को नीचे कर दिया। अब यहाँ पे G लगता नहीं है, एक बात ये बात याद रखना। अच्छा, एक और बात आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि हमेशा जो चीज़ें ऊपर रहती है एक्साइटेड स्टेट के, उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और जो एक्साइटेड स्टेट के नीचे रहती है उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसके वैल्यूज को आप चेंज कर दो, +3/5 को नीचे लिख दो और +2/5 को आप ऊपर लिख दो, ऐसे आप याद रख सकते हो। एक और बात, T2G, ये जो भी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं इनको आप T2G से रिप्रेजेंट करते हो, और जो एक्सियल होते हैं इनको आप EG से रिप्रेजेंट करते हो। ये चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई थी। आगे एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि डेल्टा T जो होता है, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है, ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी। इसका एक एक क्वेश्चन भी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अभी बस इतना समझ लो, बाद में इसका क्वेश्चन तो अभी मेरे पास है नहीं, बाकी इसका क्वेश्चन भी है, मतलब लेके आ जाऊंगी मैं आपके लिए। अभी बस इतना समझो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बस ये JTT के बारे में समझेंगे हम अभी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगी ना, वो चीज़ बहुत बच्चे यहाँ तक आने के बाद छोड़ देते हैं। देखो 12th और 11th क्लास में ना आपको यहाँ तक ही पढ़ाया गया था अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसके आगे आपको नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया गया था, पर यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यहाँ पे जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है वो आने जा रहा है हमारा ये स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग जो टर्म है, जो आपने ये ऐसे पढ़ा था, मैंने अभी आपको स्प्लिटिंग का बताया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, वैसे ही वो जो 2 स्प्लिटिंग थे, उन्हीं स्प्लिटिंग्स को हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। ये स्प्लिटिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये चीज़ आपको इस कॉलेज के इस एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जाम आपको दिखेंगे, उन सारे एग्जाम्स में ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू 12th क्लास। तो चलो बात कर लेते हैं स्प्लिटिंग की। देखो स्प्लिटिंग जो है वो किस किस फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। देखो स्प्लिटिंग तो मैं आपने CFSC में समझ ही लिया, पर वो किस किस फैक्टर्स में अफेक्ट करते हैं वो चीज़ आपको भी समझना है। देखो 2 तरीके से वो अफेक्ट होता है, पहला होता है मेटल रिलेटेड फैक्टर्स के थ्रू, और दूसरा होता है JTT। JTT के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मेटल रिलेटेड फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले पकड़ते हैं मेटल रिलेटेड फैक्टर। मतलब कि अगर आपके पास कोई मेटल दिया हुआ है और आपको नहीं पता कि किसकी स्प्लिटिंग कितनी ज़्यादा है, किसकी कम है, वो कैसे आपको पता चलेगा। तो ये देखो स्प्लिटिंग तो इससे डिनोट करते हैं, ये चीज़ तो आपको भी पता है, और स्प्लिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर कोई मेटल दिया है तो आप किस तरह से किसका स्प्लिटिंग कितना ज़्यादा है वो कैसे पता कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो कि अगर उसकी सीरीज़ अलग-अलग है, जैसे कि 3D का कोई है, कोई 4D का है, कोई 5D का है, जैसे कोई मान लो कि पहले वाले मेटल में कोबाल्ट दिया हुआ है, या फिर कहीं पे दिया हुआ है रोडियम, किसी में दिया हुआ है इरिडियम। तो इन तीनों को कैसे आप करोगे कि मतलब इसमें से किसका स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा है, आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो आपको बता देती हूँ मैं, याद रखना, as we go down the group, like 5D is greater than 4D then 3D, so as we go down the group Z effective increases। इसका मतलब क्या है कि 5D की जो मेटल स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 4D एंड देन 3D। समझ में आया। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अच्छा, एक और बात, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड अगर आपको पूछा गया तो आपको याद रखना, अगर लिगैंड के टर्म्स में देखोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जिस मेटल के पास होगा वो ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखाएगा एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगैंड के। चलो आगे बात कर लेते हैं, अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ आपके पास तो आप कैसे स्प्लिटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर आपके पास कोई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग है, तो याद रखना जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग। समझ में आया। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं लाइक 3D टू 4D, 4D टू 5D, तो क्या होता है, Z इफेक्टिव भी इंक्रीज होता है कि नहीं। तो याद रखना जब Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है तब भी स्प्लिटिंग इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे नहीं आया कि मतलब एज वी गो डाउन द ग्रुप लाइक फ्रॉम 3D टू 4D टू 5D, जितना ज़्यादा 3D से 4D, 4D से 5D जाएँगे उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग बढ़ेगा, ऐसा नहीं। मतलब जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इससे क्या होता है ना, Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिवनेस मतलब कि वो जो जितना हम नीचे जाएँगे ना उसमें जो मेटल और ये जो
पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, जो न्यूक्लियस होता है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा ड्यू टू इट्स लो शील्डिंग कैपेसिटी, और उसकी वजह से जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग। वेयरएज़ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है, उसके हिसाब से स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा क्या, उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग। कैसे? उतना ज़्यादा क्या होगा, मेटल और लिगैंड में इंटरेक्शन होगा। क्यों इंटरेक्शन होगा आपको अभी बताया मैंने। वो जो शील्डिंग यहाँ पे जो शील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे शील्डिंग कम हो जाती है। वहाँ पे मतलब न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, और इससे क्या होता है लिगैंड और मेटल में अच्छा खासा इंटरेक्शन बना हुआ रहता है। उसके चलते स्प्लिटिंग जो है वो बढ़ जाती है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग जेटीडी के बारे में। अच्छा, जेटीडी क्या चीज़ है? देखो याद रखना, जेटीडी एक टेंडेंसी है जिससे आप एक किसी भी सिमेट्री का मतलब, जैसे कि मेरे पास एक डी ब्लॉक ऑर्बिटल है और इस डी ब्लॉक ऑर्बिटल में एक सिमेट्री बनी हुई है। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के जो 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक T2G और एक EG। तो यहाँ पे हम लोगों को T2G को देखना है, ठीक है? और EG को भी देखना है। पर एक बात याद रखो, यहाँ पे जो मान लो कि ये देखो, ये मैंने एक ऑर्बिटल में 3-3 क्या डाले, इलेक्ट्रॉन्स डाले, और तीनों के तीनों अनपेयर्ड है ना? तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये सिमेट्री है। या फिर अगर मैंने तीनों पेयर्ड कर दिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अगर मैंने तीनों पेयर कर दिए, तीनों अनपेयर कर दिए, मतलब सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो मतलब सारे सिमेट्रिकल चीज़ अपीयरेंस शो कर रही है। तो अगर इस सिमेट्री को जब आप तोड़ दोगे ना, तो यही जो आप तोड़ रहे हो ना, इसी चीज़ को जेटीडी कहा जाता है, ठीक है ना? तो जेटीडी कुछ और नहीं होता, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है इसका फुल फॉर्म। और ये क्या करता है, इसका काम है कि ये एक मतलब किसी भी सिमेट्री को अगर आप कम करते हो, उस चीज़ को दिखाने की टेंडेंसी जेटीडी रखता है। ये चीज़ जेटीडी बताना चाहता है। अच्छा, अगर अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल रहा तो जेटीडी मतलब उसमें प्रेज़ेंट है। समझ में आया? जैसे कि हमने ये जो, अगर यहाँ पे 6 है या फिर 3 है तो वो या वहाँ पे जेटीडी नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे अगर 5 हुआ तो यहाँ पे जेटीडी प्रेज़ेंट है, या फिर 1 हुआ या फिर 2 हुआ, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ऑर्बिटल्स में तो मान लो कि वो अनसिमेट्रिकल है। समझ में आया? यहाँ पे वो नहीं होता कि ऑड नंबर या इवन नंबर, नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे आपको सबके ऑर्बिटल्स में इक्वल शेयरिंग करनी है। अगर इक्वल शेयरिंग नहीं हुई तो वहाँ पे सिमेट्री नहीं है, और अगर वहाँ पे सिमेट्री नहीं है तो वहाँ पे जेटीडी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना? याद रखना। आगे बात करते हैं जेटीडी कहाँ-कहाँ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया T2G। T2G वो वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। वो सारे के सारे नॉन एक्सियल होते हैं, और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में कितने डब्बे बनते हैं? 3 डब्बे बनते हैं, क्योंकि XY, YZ, ZX आपको भी पता है। अच्छा, T2G अगर 3 है मतलब कि किसी भी 3 ऑर्बिटल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स भर दो। आप मुझे एक बात बताओ, वो सिमेट्रिकल होंगे कि नहीं? होंगे ही, अभी आपको बताया मैंने। अच्छा, सारे के सारे अनपेयर्ड है ना? तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो सिमेट्री है, और जहाँ पे सिमेट्री है वहाँ पे जेटीडी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आपने T2G पूरा का पूरा 6 फिल कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल कर दिए तीनों डब्बे में, वहाँ वो भी पूरा हो गया फिल और वो पूरा सिमेट्री ही दिखा रहा है, तो वो भी नहीं होगा हमारा जेटीडी। ऐसे ही ईजी, ईजी मतलब ये वाला ब्लॉक, ठीक है ना? जो कि एक्सियल वाले के लिए होता है, dx² y² दूसरा dz²। तो वहाँ पे अगर मान लो ईजी अगर 2 फील्ड है, अगर ईजी 2 है तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। अब बताओ ये सिमेट्री है कि नहीं? ये सिमेट्री है। तो ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो यहाँ पे भी सिमेट्री होगी। तो वैसे ही 2 और 4 वाले में क्या होगा? सिमेट्री शो होगा, और अगर सिमेट्री शो हुआ तो वो जेटीडी उसमें प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं जेटीडी के टाइप्स। जेटीडी 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जेड आउट, एक होता है जेड इन, और तीसरा होता है ट्राइएक्सियल डिस्टॉर्शन। याद रखना, जेटीडी के और भी टाइप्स पढ़ेंगे हम आगे, पर ये एक उन टाइप्स में से कोई एक टाइप है मान लो, ठीक है ना? आगे बात करते हैं जेड आउट का मतलब क्या होता है। जेड आउट का मतलब अगर कोई मेटल है उसमें 6-6 लिगेंड्स कनेक्टेड है, उसमें से 4 लिगेंड्स जो है वो चारों के चारों क्या है, क्या बना रहे हैं, एक प्लेन में है, और चारों के चारों एक ही डिस्टेंस में है, उन सबका बॉन्ड लेंथ सेम है, बट उसमें से 2 जो है, दो उसमें से जो 2 लिगेंड्स है वो दोनों क्या हो गए, इलोंगेट हो गए, और इलोंगेट करके क्या हो गए, बहुत लंबे हो गए एज़ कम्पेयर टू दीज़ व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन। इसका मतलब क्या है, इलोंगेटेड कितने हैं, 2 है, ठीक है ना? और 2 लॉन्ग है और 4 कितने हैं, शॉर्ट है।
तो 2 अगर लॉन्ग है तो इससे क्या हो रहा है, आपको एक चीज़ पता चल रहा है, एक चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है, क्या लग रहा है कि Z जो है वो इलोंगेटेड है। तो यहाँ पे आपको अगर 2 लिगैंड आपको इलोंगेटेड दिखे तो आप हमेशा उसमें Z आउट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो याद रखना कि अगर किसी मेटल में 2 जो आपने अभी इलोंगेट किया था उन दोनों को कंप्रेस कर दो, तो वो जो प्लेन है चारों, उन चारों प्लेन्स में से ये दोनों लिगैंड्स क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म में, तो मतलब Z जो है इन है। ऐसे याद रखो कि अगर इलोंगेटेड है तो Z आउट, और अगर अंदर की तरफ है कंप्रेस हो चुका है तो Z इन, ऐसे याद रखो। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं ट्राइएक्सियल डिस्टॉर्शन की। यहाँ पे आपको एक मेटल दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2 लिगैंड है जो जो सबसे छोटे हैं, और ये जो 2 लिगैंड है ये सबसे बड़े हैं, और ये जो 2 लिगैंड है ये दोनों इंटरमीडिएट में है। मतलब अगर आपको इससे भी ना पता चले तो बस ये याद रखना कि तीनों के मेटल के जो तीनों लिगैंड्स होते हैं जो पेयर्स में है, उन तीनों के जो बॉन्ड लेंथ्स होते हैं ना वो अलग-अलग होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के आपको बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है, और इसका जस्ट आपको क्या याद रखना है, एग्ज़ाम्पल याद रखना है। क्या एग्ज़ाम्पल है इसका? MnF3, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो, MnF6 3- ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? और दूसरा एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये वही है एग्ज़ाम्पल, एक ही एग्ज़ाम्पल है, उसको मैंने 2 बार लिखा है। तो याद रखना MnF3 का एग्ज़ाम्पल कभी-कभार आपको इसके फॉर्म में भी आ सकता है, कभी-कभार आपको इसके फॉर्म में भी आ सकता है। पर दोनों में इनका जो चार्ज है वो +3 रहेगा। अगर आप इसको देख भी लोगे तो अभी आप इसका चार्ज निकाल सकते हो। आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसकी, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर, मतलब स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट देखो। स्प्लिटिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वो थोड़ा-सा ना कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये ट्रिक के थ्रू बताऊँ, क्योंकि मतलब आपको जब लिखवाया जाएगा, आप किसी नोट्स में भी जाओगे ना तो भी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वाइज़ देखने को मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे याद कर पाओगे स्प्लिटिंग को ऐसे। तो मैं ना इसको बहुत ईज़िली अच्छे से वीडियो में आपको बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। आप जस्ट वेट करो, मैं अभी बताऊँगी, मतलब जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, मैंने कहीं पे लिखा है तो वो चीज़ मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। पॉज़। तो चलो दोस्तों, मेरे पास आ चुका है वो ट्रिक जिससे आप इजीली याद कर सकते हो स्प्लिटिंग को। तो याद रखना कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहे और दूसरा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक मिनट, यहाँ पे है टेट्राहेड्रल और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, आपको तो मैंने कहाँ तक पढ़ाया है स्प्लिटिंग में? आपको मैंने बस इतना पढ़ाया था कि ऑक्टाहेड्रल में CFSC का अगर आप देखोगे तो आपको मैंने बताया था कि जो नॉन एक्सियल वाले होते हैं वो नीचे होते हैं और एक्सियल वाले ऊपर होते हैं, और उसका जस्ट उल्टा जो होता है वो टेट्राहेड्रल में देखने को मिलता है। तब याद रखना, इतना तो याद रख ही सकते हो आप, क्योंकि यहाँ तक अब इसी का रेफरेंस लेके हम आगे वाले को याद करेंगे। क्या करेंगे? इसी का रेफरेंस लेके हम आगे वाले को याद करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टेट्राहेड्रल और क्यूबिक का। जिसका टेट्राहेड्रल होगा और जिसका क्यूबिक होगा वो दोनों के दोनों सेम स्प्लिटिंग होंगे। समझने की कोशिश करो, क्यूबिक का और टेट्राहेड्रल का जो स्प्लिटिंग है, एक मिनट, टेट्राहेड्रल का और क्यूबिक का जो स्प्लिटिंग है वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। आगे बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो आपको बाकी की जो स्प्लिटिंग है वो याद हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया जिससे आप जस्ट एक को याद करो, बाकी सारे के सारे आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं टेट्रागोनल जेड आउट और स्क्वायर पिरामिडल का। भी आपको बताया मैंने जेड आउट क्या होता है। तो अगर आपको ये तीनों का स्प्लिटिंग अगर पूछा जाए तो आप कैसे आप उसका स्प्लिटिंग निकालोगे, तो मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से जो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो Z वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, इन सबको नीचे लेके आना है, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है? लो है। तो यहाँ पे Z वाले कौन से है? एक है dz स्क्वायर, तो इसका जस्ट नीचे आपको dz स्क्वायर लिखना है, और इसमें से जो भी Z वाले हैं ये दोनों है dyz dzx, इन दोनों को भी नीचे लेके आना है। देखो मैंने क्या किया, एज इट इज इसको लिखा और इसको लिखा, और फिर इसमें से जो भी Z था उसके जस्ट नीचे पुट कर दिया, और इसमें से भी जो भी Z वाले थे ये दोनों, इन दोनों को मैं जस्ट नीचे लेके आ गई। तो डेट्स इट, आपको इससे आपको पूरा टेट्रागोनल का वाले का मिल जाएगा स्प्लिटिंग। आगे बात कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपने कॉम्प्लेक्स बनाया ये इसी से बनाया, ठीक वैसे ही आपको इसी का इस्तेमाल करके, ये स्क्वायर पिरामिडल आपने बनाया, अब इसका इस्तेमाल करके आपको स्क्वायर प्लेनर बनाना है, ठीक है ना? याद रखना, स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए आपको स्क्वायर पिरामिडल बनाना आना चाहिए, और अगर आपको स्क्वायर पिरामिडल बनाना है तो उसके लिए आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए किस तरह से स्प्लिट करता है, और उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप स्क्वायर पिरामिडल बनाओगे। और स्क्वायर पिरामिडल जो है वो आप स्क्वायर प्लेनर से देख के आप स्क्वायर प्लेनर भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो अपने मिडल में जो भी दोनों चीज़ें लिखी है उन दोनों को जस्ट इंटरचेंज कर दो। जो z ऊपर था वो z नीचे आ जाएगा, dz जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। इससे आपको पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेनर का भी कॉम्प्लेक्स पता चल जाएगा। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल और क्यूबिक का स्प्लिटिंग। तो
आपको भी पता है ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा है, और यही जो स्प्लिटिंग है वो चीज़ आपको क्यूबिक में भी दिखता है। कभी कभार आपसे क्यूबिक का भी स्प्लिटिंग पूछ सकते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वही होती है क्यूबिक की स्प्लिटिंग। आगे बात कर लेते हैं टीबीपी। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कौन सा वाला लेना है, आपको यही वाला लेना है। ये ऑक्टाहेड्रल में आपने जो भी चीज़ करी है ना, उस चीज़ को आपको इधर डालनी है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जो एक्स और वाई वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो भी एक्स वाई वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना टेट्रागोनल में, उसमें जो भी जेड वाले थे उन सबको मैंने नीचे कर लिख दिया था। वैसे ही मैं आपको अब इसमें जो भी एक्स वाई वाले हैं, ठीक है ना, इसमें जो भी एक्स वाई मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई वाला, इन दोनों को बीच में लेके आना है, इन दोनों को मिडिल में लेके आना है। ये एक्स वाई वाले को नीचे और इस एक्स वाई वाले को ऊपर। देखो इससे आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो ये है एक ट्रिक जिसको आप इस्तेमाल करके आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हो और स्प्लिटिंग को याद रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। आई होप आपको स्प्लिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो अब बात कर लेते हैं CFSC के एप्लीकेशन के बारे में। ये चीज़ मुझे पहले बताना चाहिए था आपको JTD का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले, पर इट्स ओके, क्योंकि आपको थोड़ा सा और डीपली एक और चीज़ बतानी है मेरे को। वो क्या बतानी है कि CFSC का एग्जाम्पल में जो एप्लीकेशन में ना आपको एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा पता कहाँ से आता है, तब सबसे ज़्यादा ना आपको हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। आपको बताया जाता है कि 3-4 मेटल के कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, बताओ अब कैसे निकालोगे आप। तो वही चीज़ अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम सीक्वेंस के थ्रू ही चलेंगे, हम ऐसे नहीं कि जिसमें एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछ लिया वो वाला पहले पढ़। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई एल्कली मेटल दिखे या फिर कोई एल्कली अर्थ मेटल दिखे या फिर कोई भी मतलब ऐसे मेटल जिसमें जो कि ट्रांजिशन मेटल नहीं है, अभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो, आप सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़ के, जैसे कि नॉन ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि एल्कली अर्थ मेटल्स, जैसे कि एल्कली मेटल्स, ये जितने भी मेटल्स है ना दोस्त, इन सब का जो CFSC जो होता है ना, ये सबके CFSC 0 होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। एक और बात याद रखना, जब ये CFSC 0 रहता है तब जो एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी होती है ना, वो थियोरेटिकल लैटिस एनर्जी के बिल्कुल इक्वल होती है। समझ में आया? अच्छा, पर जब ट्रांजिशन मेटल का केस होता है ना, तब CFSC 0 नहीं होता दोस्त। और अगर CFSC 0 नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा? अच्छा, ये लैटिस एनर्जी की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो लैटिस एनर्जी होती क्या है? देखो, लैटिस एनर्जी का ना एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, और वो जो फॉर्मूला है ना, वो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे और वो मैं ही पढ़ाऊंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ना, मैंने 11th-12th क्लास का तो पूरा अच्छे से आपको मैंने वीडियो फॉर्मेट में पढ़ा ही दिया है अपने चैनल में। पर क्या है, उसमें अगर आपको जैम लेवल की तैयारी करनी है या फिर कोई CUET या फिर PG लेवल में तैयारी करनी है, तो मैं आपको यही बताऊंगी। तो पहले आप मेरा वीडियो देख लो अच्छे से, और फिर आप उस नोट्स में आ जाओ, क्योंकि वो बहुत छोटा नोट्स रहेगा, और उस छोटे से नोट्स में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा पढ़ना है, और उससे ज़्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं है। तो उसमें आपको मैं लैटिस एनर्जी का भी पूरा फॉर्मूला भी दिखा दूंगी। अभी बस इतना समझ लो कि जो लैटिस एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, जो कि आप ऐसे जब आप फोर्स का भी पहले फॉर्मूला पढ़ते थे, कहाँ पे फिजिक्स में जब पढ़ते थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ते थे, तब भी आप ऐसे Q²/R² ऐसे करते थे, है ना, F=K Q²/R² ऐसा वाला फॉर्मूला। ठीक वैसा ही आपको रिलेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे कोई स्क्वायर वेयर नहीं है। पर याद रखना कि लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज बाई साइज। बस इस चीज़ को याद रखो, और दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करके देखो कि किसका चार्ज ज़्यादा है, और फिर ऐसे करके आप कर सकते हो लैटिस एनर्जी को फाइंड। आगे बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल अगर इक्वल नहीं है तो उनका रिलेशन क्या है। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी जो होता है ना, वो थियोरेटिकल लैटिस एनर्जी और CFSC के इक्वल होता है। मतलब थियोरेटिकल लैटिस एनर्जी और CFSC को मिला के एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी बनता है। तो चलो आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लैटिस एनर्जी है, तो लैटिस एनर्जी और एटॉमिक नंबर का आपको रिलेशन बताना है। देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये EXP और थियोरेटिकल, यहाँ पे देखो थियोरेटिकल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, थियोरेटिकल का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है जिससे आपको याद रहे कि एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल दोनों में ना EXP यूज़ होता है। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उस कन्फ्यूजन को दूर हटाने के लिए मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे करके लिखा है कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी होता है ना, वो एक्सपेक्टेड लैटिस एनर्जी या फिर थियोरेटिकल लैटिस एनर्जी और CFSC को दोनों को मिला। तो इसका मतलब क्या है दोस्त, मतलब आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो लैटिस एनर्जी के होने का, उसमें बस CFSC ऐड कर दो, उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी। तो ये इस चीज़ से हमको ऐसा पाया गया
ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी है वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जब हम लैटिस एनर्जी और ये एटॉमिक नंबर का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा लाइन दिखाए, स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड था, या फिर ये थियोरेटिकली हमने सोचा था। पर हमको क्या दिखा, हमको ऑब्जर्व क्या हुआ एक्सपेरिमेंटली, हमको ये ऑब्जर्व हुआ कि वो जो एक्सपेक्टेड है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब CFSC टाइम्स, मतलब CFSC टाइम्स नहीं बोल सकते, उसमें से CFSC ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंटल वाला मिला। आपको मैं थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब एक्सपेक्टेड को CFSC जब ऐड करोगे तब आपको ऐसा इस साइज़ का जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है ना दोस्त, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये ऑब्जर्व्ड वाला लैटिस एनर्जी है, ठीक है ना। ये जो जैसा आपको समझाने के लिए हो गया। अब आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रही है। देखो D0, D5, D10, ये जो चीज़ है ना दोस्त, इन सब में जो CFSC जो होता है ना, वो 0 होता है। देखो D0, D5, D10, इन सब की जो CFSC क्या होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये चीज़ यहाँ पे है। आपको मैंने क्या बोला, CFSC ऐड करो तब जाके एक्सपेरिमेंटल मिलता है। बट यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड दोनों 0 में ही दिख रहे हैं, मतलब दोनों एक ही दिख रहे हैं। तो जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड जो है वो दोनों आई एम सॉरी, एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल जिसमें दोनों सेम दिखते हैं, वो सारे के सारे उन सब की CFSC क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड में एक्सपेक्टेड जो है वो प्लस करोगे तब जाके एक्सपेरिमेंटल वाला मिलेगा आपको। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीनों में 0 है, तो आपको इसमें कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, इन सबकी CFSC 0 ही होती है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, D0 में आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, जैसे कि Ca2+, D5 में Mn2+, D10 में Zn2+, तो इन सब के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और सबसे ज़्यादा किस में होता है एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी, देखो D3 में और D8 में होता है। याद रखना, D3 में और फिर D8 में, और D3 में और D8 में सबसे ज़्यादा को किस में होता है, D8 में होता है। देखो आप अगर इसको जब ऐसे अलाइन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि D8 वाला D3 से थोड़ा ज़्यादा है। समझ में आया? अच्छा, D8 किसका लाइन होता है, यहाँ से आप खींच सकते हो। और ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, स्क्रू T, V, Cr, मैंगनीज, Fe, को, नी, निकल में आता है। तो निकल जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, लैटिस एनर्जी दिखाता है। कौन सा वाला, एक्सपेरिमेंटल वाला। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में ना जब आएगा ना, तब आप कभी भी एक्सपेक्टेड वाला मत लिखना, एक्सपेरिमेंटल वाला लिखना, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका, निकल का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर के टर्म्स में। अच्छा, याद रखना, जब एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना, उसका भी सेम वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा, मतलब जितना ज़्यादा इसने यहाँ पे किया था ना, थोड़ा सा कम टिल्ट करो, ठीक है ना। थोड़ा स्लोप जो है ना, वो चीज़ थोड़ा कम है यहाँ पे स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी आपको सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कुछ खास नहीं है। पर यहाँ ये जो ग्राफ है ना, ये याद रखो कि हाइड्रेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ है, और सेम चीज़ है, मतलब D8 ज़्यादा है, D3 थोड़ा सा कम है, और बाकी ये जो थोड़ा सा आपको दिख ही रहा है, 2 बल्क आपको ऊपर से बना देने। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, हमने पता कर लिया कि देखो CFSC से ना, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, 1 मिनट, CFSC से आप लैटिस एनर्जी का पता लगा सकते हो, जो कि अभी हमने देखा। फिर हाइड्रेशन एनर्जी का भी पता लगा सकते हो, जो कि हमने अगेन देख लिया। अब बात करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में, फिर हम इसका एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो है स्पाइनल्स। तो चलो सबसे पहले हम आयनिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आयनिक रेडियस का कर्व। तो देखो, आयनिक रेडियस में ना उल्टा होता है दोस्त। आपने जो ऊपर की तरफ स्लोप खींचा था ना, ये स्लोप जो है वो नीचे की तरफ बनता है, और जहाँ पे स्लोप, उसी के जस्ट नीचे आपको 2 बल्की स्ट्रक्चर बनाने हैं, और दोनों बल्की स्ट्रक्चर जो है ना, वो किसके लिए है, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए है। अच्छा, अब जो उसके नीचे एक बड़ा सा बल्क बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है ना। आपको जब पढ़ाया जाएगा ना, तब आपको जैसे बना के रख दिया जाएगा, पर मेरा काम है आपको एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए याद रखना कि यहाँ पे एक बड़ा-सा जो कर्व है, ये किसके लिए है, देखो ये नीचे है, सबसे नीचे है, तो याद रखना नीचे मतलब लो, और लो मतलब लो स्पिन वाले, ठीक है ना। तो जो लो स्पिन वाले होंगे, वो सबसे नीचे वाले होंगे, और जो थोड़ा हाई स्पिन वाले होंगे, वो यहाँ पे। और ये वाले कौन से हैं, ये वाले अभी अब मैंने आपको बताया, ये वाले एक्सपेक्टेड वाले हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से मेंशन किया है, ये जो आपने बल्क बनाया ना, ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल है, जो कि एक्सपेक्टेड में से CFSC को प्लस करने के बाद आया है। समझ में आ रहा है आपको? अब बात समझने की कोशिश करो कि जो
इसमें सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो वाला भी आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ऐसे में जब एग्जाम में आएगा तब तो बना के ही देखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सबसे ज़्यादा कम है, कौन सा सबसे ज़्यादा है ना। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, और अगर आप याद रखना चाहते हो तो इन दोनों को याद रख लो भी, क्योंकि सबसे कम जो होता है ना, जो कि लो स्पिन वाले में होता है रेडियस, वो D6 होता है। यहाँ पे भी लिखा है मैंने, D6 लो स्पिन में सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होता है, वेयर D8 की अगर मैं बात करूँ तो वो हाई स्पिन में सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होता है। समझ में आया कि नहीं? चलो समझ में आ गया, तो चलो अब बात कर लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि हमने पहले भी बात कर ली थी यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं ना एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन को लेके चलूँगी, वो भी आपको समझना है, क्योंकि ये वाला जो एक्सेप्शन है, ये चीज़ मैंने आपको आगे पढ़ाया था, आपको बताऊंगी मैंने कहाँ पे पढ़ाया था। फिर इस एक्सेप्शन को पढ़ो। देखो COH2O6 3+, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था, 1 मिनट, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पढ़ रहे थे ना, तब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई होगी शायद, यहाँ पे बस यहाँ तक बताया था मैंने कि H2O तक इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड रहती है। पर याद रखना एक बात, H2O में भी ना दो चीज़ होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड। उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, वो CO3+ वाले होते हैं, और बाकी जो होते हैं ना वो सारे वीक फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। तो याद रखना, जो CO3+ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, ठीक है ना। तो चलो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको CO3+, ये है। अब H2O जो है वो न्यूट्रल है, तो इसका चार्ज 0, तो CO3+ इसका क्या है, और H2O क्या है, लिगेंड है, और लिगेंड CO3+ में कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपने काउंट कर लिया, और उसको काउंट करने के बाद उसमें पुट कर दिया एक एक करके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, वो भी कहाँ पे, नीचे। अब आपको जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसका CFSC, तब आपको ये क्या मिलेगा, -2.4 मल्टीप्लाई बाय स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो CFSC है ना, अगर देखो यहाँ पे ना CFSC में ना नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के हिसाब से आपको नहीं देखना होता है इसका रेंज कितना ज़्यादा है कितना कम है। CFSC जो है ना वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, भले ही वो माइनस में हो या प्लस में हो। तो दैट्स वाई CFSC जो है -2.4 बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, हाईएस्ट CFSC इज सीन वेयर एट द D6 पोजीशन ऑफ CO3+। तो D6 पोजीशन में क्या हो रहा है, CFSC बहुत ज़्यादा है। देखो CFSC ज़्यादा होने के चलते हमारा जो ऑब्जर्व होगा वो वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी मैंने बताया था ना, जो बल्क कहाँ से आता है, ये CFSC वैल्यू डिटरमाइन करती है। तो इसका CFSC ज़्यादा है, इसलिए D6 जो है एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा होता है, उसके बाद जाके D8 आता है। समझ में आया, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसका। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे स्पाइनल्स के बारे में, वो हमारा चौथा एप्लीकेशन है CFSC का। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं स्पाइनल्स के बारे में। स्पाइनल्स जो होते हैं ना, एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके जो फॉर्मूले होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ना मैं कैमरा को अच्छे से इसको, हाँ, फोकस करती हूँ अच्छे से। देखो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, Ab2O4। एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके फॉर्मूले में क्या आता है, Ab2O4 या फिर A3O4। ये मैंने AB जस्ट रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, AB कोई मेटल का नाम नहीं है, ठीक है, बस ऑक्सीजन है वो O4 का मतलब, ठीक है ना। एक बात ये बात याद रखो, ये क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसा कंपाउंड जिनमें मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं और उनके मेटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Ab2O4 या फिर A3O4। तो बात कर लेते हैं कि कैसे आप, मतलब स्पाइनल होता क्या एक्चुअल में, वो आपको बताती हूँ। देखो Ab2O4 में आपको किस तरह से डीपली उस चीज़ को पढ़ना है। देखो Ab2O4 में, देखो यहाँ पे ना मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, किस तरह से आप ट्रिक को याद कर सकते हो। ये जो A है ना, मैं ना समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मेरा कैमरा कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो रहा। ये देखो, जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ आई थिंक अभी कैमरा ठीक हो गया। देखो Ab2O4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे B के सामने क्या है, 2 है, O के साथ क्या है, 4 है, A के साथ क्या है, 1 है। वापस थोड़ा सा वो हो गया ब्लर। अब देखो A के साथ क्या है, 1 है, यहाँ पे 1, B के साथ क्या है, 2 है, O के साथ 4 है। तो वही जो चीज़ A, B और O के साथ है, वो चीज़ को आप कोफिशिएंट में लिखोगे। कहाँ पे लिखोगे, कोफिशिएंट में लिखोगे। आगे आप देखो AB2O4,
याद रखना ओ का तो -2 रहता है, वो आपको भी पता है ऑक्सीडेशन स्टेट। पर Ab2 में देखो, देखो A फिर B आता है फिर 2 है, ठीक है ना? तो मतलब Ab2 को देखो, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखेगी? यहाँ पे आपको क्या दिखेगी? यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ए है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे अगर +2 होगा तो दूसरा वाला याद ऐसे ही याद रखो इसको, ये तो आपको पता चल जाएगा कि Ab2 है, तो मतलब ए जो है वो +2 चार्ज कैरी कर रहा है। और बी का याद रखना, ऐसे ही याद कर लो कि बी जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, +3 चार्ज कैरी कर रहा है। तो कैसे याद रखोगे? ए जो है +2, बी जो है +3, ओ जो है -2, और उसके आगे क्या-क्या कोएफ़िशिएंट लगेंगे, उसके साथ-साथ जो कनेक्टेड है उन सबको यहाँ पे एज़ अ कोएफ़िशिएंट लिख दो। वैसे ही यहाँ पे भी आप वही करना है आपको। देखो यहाँ पे ना A3O4 लिखा हुआ है, तो इसको ना ऐसे तोड़ के भी आप ये लिख सकते हो A2O4। अगर A2O4 लिखोगे ना तो आप इसको इजीली डिज़ाइन कर पाओगे। देखो 1 A 1 A, A2 मतलब 2 A, O4 मतलब 4 O, ऐसे करके आप कर लिए। और ऑक्सीजन का आपने चार्ज यहाँ पे लगा दिया। अब A2 है तो A में क्या होना चाहिए? +2 चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने +2 चार्ज लिख दिया। और दूसरा A2 वाले में जो बीच में रहेगा उसमें +3 चार्ज होगा। समझ में आया? इस तरह से आपने उसको फ्रेम कर दिया। अब बात करेंगे स्पाइनल की। देखो, अब बात करते हैं स्पाइनल की। अब स्पाइनल जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है। स्पाइनल अभी मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें कि Ab2O4 और Ab3O4 होता है। और अब आपको ये समझना है कि कौन-सा स्पाइनल क्या होता है। देखो स्पाइनल के ना 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्पाइनल नॉर्मल स्पाइनल, एक होता है इन्वर्स स्पाइनल। तो याद रखना नॉर्मल स्पाइनल कौन-सा होता है और इन्वर्स स्पाइनल कौन-सा होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया O2-, O2- मतलब O4 वाले, ठीक है ना? अब जो O2- होता है ना, अब वो किसके साथ कब अटैच रहेगा तो वो कौन-सा स्पाइनल कहलाएगा, वो चीज़ आपको अब समझना है। देखो O2- जो होता है ना वो कौन-सा लैटिस शो करता है? FCC लैटिस शो करता है। अगर FCC लैटिस में O2- का अगर वो 1 मिनट थोड़ा-सा कंसंट्रेट कर लेती हूँ कैमरा। देखो, अब अगर A2+ अभी मैंने आपको क्या बताया कि A2+ और A3+ में इस तरह का डिवीज़न होता है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे A2+ दिख रहा है, 2B3+ दिख रहा है। अगर ये जो A2+ है ये पूरा का पूरा अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में चला गया तो, और ये जो 2B3+ दिख रहा है वो पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया, है ना? तो वो जो स्पाइनल होगा वो कौन-सा स्पाइनल होगा? नॉर्मल स्पाइनल होगा। पर अब इसी में से अगर देख लो, इसमें से एक बी जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसे भी करके गलती से चला गया, है ना? हम लोग एक लाइन में चल रहे थे, हम लोगों को बताया गया कि तुमको जो है तुमको जाना है टेट्राहेड्रल वॉइड वाले गुफ़ा में, तुमको जाना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले गुफ़ा में। और गलती से ये जो है इसमें से एक कहाँ चला गया? टेट्राहेड्रल वाले गुफ़ा में। और टेट्राहेड्रल में एक ही जाने की कैपेसिटी है, ठीक है ना? एक ही चला गया, पर ऑक्टाहेड्रल में 2 जाते हैं। तो दोनों को एज़ पर द इंस्ट्रक्शन बताया गया था कि इन दोनों को जाना है, उसमें से बट एक जो है वो चला गया टेट्राहेड्रल में, बचा कितना? एक B3+ बचा और 1 A2+ बचा। तो ये दोनों को कहाँ जाना पड़ेगा घूम फिर के? ऑक्टाहेड्रल वाले गुफ़ा में जाना पड़ेगा। तो जब ऐसे कंडीशन आते हैं ना तब वो कंप्लीट इन्वर्स स्पाइनल होते हैं। कौन से स्पाइनल होते हैं? कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, वो इन्वर्स स्पाइनल होते हैं। अच्छा, वो स्पाइनल कंप्लीटली इन्वर्स है या पार्शियली इन्वर्स है, वो चीज़ क्या है, मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले बस ये समझ लो कि कोई भी स्पाइनल में अगर हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो A2+ वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में, और B3+ जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। तो उसमें से अगर कोई एक गलती से टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाता है B3+ का, तो वो जो स्पाइनल हो जाता है ना वो हमारा इन्वर्स स्पाइनल हो जाता है। और अब वो स्पाइनल कितना इन्वर्स है, कितना कम इन्वर्स है, वो जो चीज़ है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो जो चीज़ है वो आपको पता चलेगा स्पाइनल पैरामीटर से। अब वो चीज़ समझो कि इन्वर्स का जो बिहेवियर है वो किस तरह से वेरी करता है। तो देखो, एक तो होता है पार्शियली इन्वर्स स्पाइनल और दूसरा होता है कंप्लीटली इन्वर्स स्पाइनल। तो ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको अंडरस्टैंड आप कर सकते हो थ्रू स्पाइनल पैरामीटर, जो कि मैंने आपको बताया। इसको रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं? लैम्ब्डा से करते हैं। तो चलो थोड़ा-सा ऊपर कर लेती हूँ इसको और समझने की कोशिश करो मेरी बात को। तो देखो, जैसे कि
आपको मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ B3 प्लस आयन इन टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको भी पता है, मैंने आपको यही बताया कि जो B3 प्लस का जो आयन है कितना ज़्यादा टेट्राहेड्रल वॉइड में घुस जाता है वो भी डिपेंड करता है। देखो अब आपको भी पता है कि टोटल कित और नीचे क्या है टोटल, एक मिनट, नीचे क्या है टोटल B3 प्लस आयन। आपको भी मैंने अभी पढ़ा के दिखाया, अभी आपको दिखाया मैंने कि कितने B3 प्लस टोटल आयन्स होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि कितने टोटल B3 प्लस आयन होते हैं, 2 होते हैं। और आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही जा सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में, मैंने आपको क्या बताया, 1 जा सकते हैं। तो वही अगर 1 गया 1/2 कितना होता है, हाफ होता है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है मैक्सिमम 1/2 हो सकता है इसकी वैल्यू स्पाइनल पैरामीटर की, जो कि होती है 0.5। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, स्पाइनल पैरामीटर जो होता है अगर वो उसकी वैल्यू 0.5 हुई तो वो हो जाएगा हमारा कंप्लीटली, क्या होगा, कंप्लीटली इनवर्स स्पाइनल। पर अगर उसकी वैल्यू 0 हुई, आपको भी पता है पहले नॉर्मल वाले में हमने क्या बताया था, A2 प्लस को जाना चाहिए था टेट्राहेड्रल वॉइड में। अगर एक भी B3 प्लस नहीं हुआ और एक ही एक A2 प्लस है तो कोई अगर एक A2 प्लस है तो कोई B3 प्लस नहीं रहेगा। तो अगर कोई B3 प्लस नहीं रहेगा तो B3 प्लस की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो 0 होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ B3 प्लस आयन की वैल्यू। तो अगर वहाँ पे 0 हुआ तो 0/2 क्या होगा, 0 होगा। दैट्स व्हाई दैट वाज अ नॉर्मल स्पाइनल। पर अगर कोई वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में रेंज करता है स्पाइनल पैरामीटर की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पार्शियल स्पाइनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे बात कर लेते हैं इसकी, कि आपको जब एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कौन से स्पाइनल स्पाइनल के 4 केस आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको देख के ना घबरा जाओगे कि मतलब आपको कभी कभार ना क्वेश्चन में ना ऐसे आ जाएंगे A2 प्लस A3 प्लस, अब इसका CFSC निकालो, CFSC करके फिर आप बताओ मुझे कौन सा नॉर्मल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल स्पाइनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवर्स स्पाइनल। इतना बड़ा जो ये आपको चिट पढ़ के बताया ना, ये पढ़ के ना आप सच बोल रहे हो, आपका दिमाग चकरा जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा ना, आप बस उसको याद रखो, आप लाइफ टाइम के लिए आप एक भी क्वेश्चन कभी भूल तो करोगे ही नहीं पहली बात तो, और आपको मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि मतलब किस तरह से याद करना है। मतलब इतना बड़ा चिट कोड है, मैं आपको जस्ट 3 लाइन में समराइज़ करके बता दूँगी। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले ये समझ लो कि OSSC क्या चीज़ होती है। OSSC का फुल फॉर्म देख लो, ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो बातें हैं वो कन्फ्यूजिंग है, मतलब मैं सीक्वेंशियली आपको नहीं पढ़ा रही, तो मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने नोट्स बनाया ना आपके लिए, वो पूरा सीक्वेंस्ड वे में है। तो आप उसको सीक्वेंशियली लिखते रहो, आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा चीज़ों का। आपको मैं ना सीक्वेंस के हिसाब से कम, आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि आपको पहले कौन-सा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और जिसमें ज़रूरी थोड़ा कम है तो उसको मैं थोड़ी देर बाद आपको ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर भी रही हूँ। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो चलो अब आपका काम है इसको ध्यान से देखना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो चलो, और अब आते हैं हम लोग OSSC में। तो OSSC का फुल फॉर्म क्या होता है, कि कैमरा जो है ना ये आज अच्छे से काम नहीं कर रहा, ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना OSSC का फुल फॉर्म होता है ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसका इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड माइनस CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, तो मेरे पास है दो दो एक क्वेश्चन है मेरे पास, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ग्रेटर देन B3 प्लस ऑफ B3 प्लस इज ग्रेटर देन CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑफ A2 प्लस आयन। याद रखना, अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, अभी मैंने आपको यही बताया था कि अगर B3 प्लस जो है वो अगर ज़्यादा होता है कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल में, और A2 प्लस जो होता है वो कम होता है A2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो आपको भी ये बात पता है कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर ऐसा हुआ, ऐसा कंडीशन, तो वो नॉर्मल स्पाइनल का कंडीशन होता है। अभी आपको यही बताया था ना मैंने दोस्त। ये देखो नॉर्मल स्पाइनल में देखो B3 प्लस कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कोई A2 प्लस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो यही चीज़ आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है, B3 प्लस जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। वेयरएज A2 प्लस अगर ज़्यादा हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A2 प्लस जो है ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा केस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा। देखो CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ इंडेक्स ऑफ A2 प्लस जो है वो ज़्यादा है CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ, वर्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, यहाँ पे वर्ड जो है वहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिख दो,
ठीक है ना, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ B3 प्लस। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इनवर्स पैनल का कौन सा कंडीशन होगा, अगर CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ B3 प्लस अगर ज़्यादा हुआ CFS3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ A2 प्लस के। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका ट्रिक जो आपको था वो बताना था, तो चलो 1 मिनट वीडियो को पॉज करती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्रिक।